Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग जैसे हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो आज हम लोग पहुंच गए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। किस में पहुंच गए? एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, यूनिट कौन सी? यूनिट थर्ड। इसके बाद हमारे पास यूनिट कौन सी रहेगी? पी ब्लॉक की रहेगी, जो कि रहेगा यूनिट 4। ठीक। अच्छा, अब अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, ताकि आपको समझना जरूरी है कि एस ब्लॉक मेनली हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या किस को रहे, इतनी बात क्लियर। अच्छा, एस ब्लॉक एलिमेंट वो होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, अच्छा एन क्या था हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम लोग ने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक, एन क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? उसका सबशेल लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है वो हमारा रहेगा एस ब्लॉक एलिमेंट। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसे हमारे पास दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप 1 है, एक ग्रुप 2 है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक NS1 है और एक NS2 है। अगर आखिरी का इलेक्ट्रॉन अगर S में, भाई S में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। कैसे? S का ऑर्बिटल ये होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, अगर उस S के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो हमारा रहेगा ग्रुप 1। ठीक, अगर उस ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो रहेगा ग्रुप 2। बाकी 3 से लेकर 8 तक, यानी 13 से लेके 18 तक, भाई 3 से लेके 8 तक। ठीक है, फिर हमारे पास क्या बचा? उसके आगे हम लोग 10 ऐड कर देंगे, तो 13 से लेके 18 तक हमारे पास चलता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या चलेंगे? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो वहां पे बात होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें इतनी बात समझने की जरूरत है कि यहाँ पे ध्यान सुना कि हमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसमें जो कुछ स्पेशल एलिमेंट्स है, उसके जो एनोमैलस बिहेवियर है या फिर डायगोनल रिलेशनशिप है, ऑक्साइड्स हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गए, हमें ये सब पढ़ना है। आज इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कहाँ दिखते हैं, क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। यहाँ पे कह रहा है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोस इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। ठीक, जैसे सबने सोडियम सुन रखा है, Na का होता है 11, लिखेंगे कैसे? 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 6 8 और 1 10, 10 हो गए। इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3s2 में जाएगा। अच्छा, ये 3 में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट कैसे? सोडियम होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 2 8 1। जितने शेल्स में डिवाइड हो रहा है उतना उसका पीरियड, तो कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो वो हो गया 3s1। ठीक है, पोटेशियम का भी लिख सकते हो क्या? कैसे? पोटेशियम होता है 19, कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए। ठीक, अब क्या आएगा? 3s2 3p6, 10 हो गए थे, 12 हो गए और 6 18 हो गए। अब क्या आएगा? 4s आएगा, 4s1। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ने ऑलरेडी बात करी है, आप-बाउ रूल से, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से, हुंस रूल से, इन सब से हम लोग ने n+ रूल से सब बात किया हुआ है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप लोग भी उसमें जाकर के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो आखिरी में आ रहा है 4s1। अब फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, कैसे? सोडियम 19, 19 कैसे लिखोगे? 2 8 8 1। देखो, 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है, तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो रहा है? 4s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, यानी s ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बिलोंगिंग टू द s ब्लॉक टेबल। ठीक है, अब एक बार पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं कि कैसे s ब्लॉक हम लोग को दिखता है, कैसे पहचान में आता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं। तो ये रहता है हमारे पास पूरा एस ब्लॉक। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंडशिप। देखो, ट्रिक सभी को पता है ली ना की रब से फरियाद, ये सब सभी पता है, बहुत कॉमन, बहुत ओल्ड हो चुकी है। और ये वाली क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये सभी को पता है। ठीक है, इतना हम लोग कॉमन में नहीं जाते। अब हम लोग एस ब्लॉक को पूरे, मतलब 4 5 वीडियो में पूरा लगातार पढ़ेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंडशिप, तो हमें अपने आप याद हो जाएगा। अब एक और बात, एक खुशी की बात है कि हमें अपने सिलेबस में इन दोनों को नहीं पढ़ना है। हमें अपने सिलेबस में इन दोनों को नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमें इतनी बात क्लियर होगी। अब कैसे? तो जो ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 1 है उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स।
अच्छा बहुत लोग एल्कलाई वगैरह वगैरह एल्कली मेटल्स, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स बिकॉज, अच्छा बोलते क्यों है, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर। कैसे, सोडियम है, ठीक है, वाटर क्या होता है H2O। अच्छा वाटर की ब्रेकिंग कैसे होती है, H प्लस और OH माइनस, ऐसे ही तो ब्रेक होता है वाटर, ठीक है। तो अब Na के पास कौन सा चार्ज है, प्लस का, OH के पास कौन सा चार्ज है, माइनस का, तो क्या मिलके बनाएगा NaOH। समझ आया क्या बना रहा है, NaOH। अब ये जो NaOH है इसी को हम लोग बोल रहे हैं एल्कलाइन इन नेचर। क्या बोल रहे हैं, एल्कलाइन इन नेचर। और ये क्या हमारे स्ट्रॉन्ग एल्कली है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इन नेचर शो करते हैं। एल्कलाइन का मतलब बेसिक इन नेचर, ऐसे बोल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा हम लोग दूसरे से कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम लोग इसी को अगर मैग्नीशियम के साथ ट्रीट कराएं तो Mg यहाँ पे रहेगा OH माइनस, क्योंकि हमें पता है वाटर कैसे ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा H प्लस और OH माइनस, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट O माइनस लिख दिया। अच्छा Mg की वैलेंसी कितनी होती है 2 प्लस, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन में मतलब उसके जो S ब्लॉक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों, मैग्नीशियम होता है 12, नियॉन होता है 10, इसके जैसा बनना चाहेगा नियॉन, इसके जैसा बनना चाहेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज करने कौन सा साइन प्लस होगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी +2। तो MgOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। अब ये हमारा एक और हाइड्रोक्साइड बना रहा है, इतनी बात क्लियर, अच्छी समझ है। तो फिलहाल ग्रुप 1 वाले को भी हम लोग देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन भी हम लोग ने देख लिया। अब इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। तो ग्रुप 1 है, एलिमेंट है, और अच्छा हम लोग इनर्ट गैस के साथ देख रहे हैं, हम लोग पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइन से नहीं लिख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें क्या देखना है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है। उसने कहा कि रूबीडियम को बताओ कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ रहा है और उसका पीरियड क्या है। तो रूबीडियम, अच्छा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम फोर्थ का है क्या, नहीं फिफ्थ का है, तो फिफ्थ का है, इसका मतलब 5s1 हो जाएगा, तो रूबीडियम 5s1 हो गया, ठीक है। अच्छा इतनी बात करें। अच्छा हमें ग्रुप 18 पता है ना, नियॉन, मतलब पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हमें ये पता है ना, तो बस वही चीज है, ये भाई क्या लिखी हुई है, नोबल गैसेस, ठीक। अच्छा सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड कैसे लिखना है मैंने बता दिया। लिथियम, अच्छा इनके एटॉमिक नंबर्स अगर हम मान लो भूल जाए, हमें एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे यार, ये भी कंफ्यूजन, कुछ नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेन मंत्र क्या है, मेन रूल क्या है, 2 8 18 32। लेकिन अब तो मेरी मान के इसको ये याद करके चलो, 2 8 8 18 32, बस। अब कैसे देखो, जिसमें 2 यूज होगा उसी में यूज करना है, जिसमें यूज नहीं हो रहा उसमें यूज नहीं करना है। देखो यहाँ पे हम लोग 2 ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 हाइड्रोजन था, 2 पहले ही ऐड होकर के 3 लिथियम से लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो 8 ऐड करोगे 11, फिर 8 ऐड किया 2 8 8, तो कितना हो गया 19, 19 में 18 ऐड करोगे 37, 37 में 18 ऐड करोगे 55, 55 में 32 ऐड करोगे 87, यानी यहाँ पे 8 8 18 18 32, जिसमें 7 है उसमें हम लोग इतने ही लेके चलेंगे। अब कैसे, क्या ऐसे ही हमारा उसमें भी हो सकता है क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम में, थोड़ा सा सोचो, बेरिलियम 4, मैग्नीशियम 12, तो 8 ऐड किया होगा, फिर कैल्शियम में 8 ऐड किया होगा 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 ऐड किया होगा। क्या हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब सुनो सुनो सुनो, ग्रुप 1 ये रहा तो ग्रुप 2 ये रहा, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2, यानी सीरियल वाइज है, तो ये 3 है तो ये 4 होगा, तो 11 है तो 12, 19 20 37 38 55 56 87 88, यानी ग्रुप 2 के तो हमें अपने आप पता चल गया, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो आओ देख लेते हैं। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इनटू NS फंक्शन, ठीक है। These elements are called alkaline earth metal। अब इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर के होते हैं, वहां पे भी था लेकिन वहां पे हाइड्रोक्साइड नहीं ऑक्साइड्स थे। एंड दीज मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक, इसलिए हम इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अब देख लो यहाँ पे बेरिलियम का 2 नहीं होगा, यहाँ पे बेरिलियम 4 होगा, तो ये मिस्टेक हो गया, आप लोग सही कर लेना, मैं इसको सही कर देता हूँ, वरना आप लोग कमेंट तो कर ही दोगे, ठीक है। अच्छा यहां तक सभी क्लियर। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, और इस तरह पूरे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वहां पे 2s1 था 2s2, 3s1 था 3s2, 4s1 था 4s2, 5 6 7 हो गया, ठीक है।
इतनी बात क्लियर। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हो रहा है NH2 में, तो ये ग्रुप 2 का एलिमेंट हो गया। अब कोई भी डाउट नहीं आता, सब कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वगैरह A to Z, ठीक है। अब हमें कुछ पढ़नी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास रहेगा एल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग ये खुद ही सोचो कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 अलग अलग लेके चलेंगे तो 14 हो जाएगा, आपको याद करने में भी बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग कंपैरिजन करते हुए चलेंगे, ताकि आपको बिल्कुल प्रूफ के तौर पे एक एक चीजें आपकी आंखों के सामने रहेगी, और मैं जितनी कोशिश करूंगा आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में पढ़ाने की, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एल्कलाइन और एल्कली अर्थ मेटल्स की। अरे उल्टा हो गया ना, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अच्छा एक बात बताओ, एटॉमिक साइज पढ़ा है ना, एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर। क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर। तो मैं आप लोग को सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता दूंगा कि आप लोग तुरंत यूं बता पाओगे सबका ट्रेंड। वो आपसे कुछ नहीं, आपसे इनकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे ट्रेंड पूछेगा, क्या आएगा, ग्रुप 1 का मुझे मेटालिक कैरेक्टर बताओ, ग्रुप 1 का मुझे क्या बताओ, मेटालिक कैरेक्टर बताओ। अब कैसे बताओगे, अच्छा ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते वक्त क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर साइज इंक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। फ्रेंडशिप तो देख ही नहीं रहे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब समझ आया, तो इस तरह। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा बकायदा, पूरे एक एक पूरा एकदम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है हमारे पास, एटॉमिक रेडियस। अच्छा एटॉमिक रेडियस इतनी बात ध्यान रखना, हमारे पास ये पूरा पूरा इसकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये सब रिलेट करती हैं पीरियोडिक टेबल से। अगर आपको पीरियोडिक टेबल को थोड़ा भी पार्ट आता है तो आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज बहुत इजीली कर लोगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस रहते हैं, वो एक्सेप्शंस अभी आपको पता चल जाएंगे, लेकिन इतनी बात आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है। अच्छा ग्रुप 1 हमारे पास, ग्रुप की बात कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट की बात नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट टू राइट की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले भी हम लोग किस में बात कर रहे हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में बात कर रहे हैं। अब एक बात यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कि अगर ऊपर से नीचे आते वक्त साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भाई लिथियम का साइज 2 शेल्स, सोडियम के साइज में 3 शेल्स, पोटेशियम में 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, यानी साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, जो रेडियस है, एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक रेडियस है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इतनी बात क्लियर। इसका मतलब अगर साइज बढ़ रहा है तो जो सेंटर से लेके जो न्यूक्लियस रिएक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक जो डिस्टेंस इतनी सी थी, फिर उसके बाद साइज और बढ़ गया तो उसकी डिस्टेंस और बढ़ गई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, साइज और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया, इसका मतलब डिस्टेंस और बढ़ गई, इसका मतलब रेडियस बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। एटॉमिक साइज डिपेंड ऑन डाउन द ग्रुप में कैसे बात करेंगे, साइज ऑफ एन एटम इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो एल्कली मेटल की कैसे होगी, एल्कली मेटल क्या होगा, ऊपर से नीचे बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्रेंशियम का साइज सबसे बड़ा और लिथियम का साइज क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। अच्छा अगर ऊपर से नीचे आते वक्त साइज इंक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब पहले ग्रुप 1 आता है, फिर ग्रुप 2 आता है, ये रहा लेफ्ट टू राइट, ये रहा लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका ज्यादा होगा, सोडियम का ज्यादा होगा। अच्छा ऐसा क्यों, वो ऐसा इसलिए क्योंकि 281 ये है और यहाँ पे क्या है 282 ये है। इसका मतलब जितने ज्यादा वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस उतना ज्यादा उनको अट्रैक्ट कर पाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है वो पूरे में रिवॉल्व कर रहा है, उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करेगा, तो थोड़ा सा भी साइज क्या होगा, श्रिंक होगा। तो इसी वजह से सोडियम का साइज ज्यादा, मैग्नीशियम का साइज कम, ठीक। अच्छा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइज किसका सबसे ज्यादा हो गया, रेडियम का ज्यादा हो गया, बाकी सबका साइज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब आयनिक रेडियाई, अब एक बात बताओ, आयनिक रेडियाई इसका मतलब Na है और Mg है, और या फिर हम लोग लिथियम ले सकते हैं और बेरिलियम ले सकते हैं। अगर ऊपर से नीचे आते वक्त एक बार बताओ, सबसे जल्दी आयनिक का मतलब क्या है, आयन, ठीक। ये सब मेटल्स हैं, इसका मतलब कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब केटायन, ठीक। इसका मतलब ऐसा कौन सा, मतलब कौन है इसमें जो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
अच्छा एक बार बताओ, ये लिथियम का साइज, ये रहा इलेक्ट्रॉन, काफी क्लोज है, पॉजिटिव और अट्रैक्टिव, पॉजिटिव और नेगेटिव का अट्रैक्शन क्या है अभी बहुत ज्यादा है। और ये रहा फ्रेंशियम का साइज बहुत दूर, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ना बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन बहुत वीक है, बहुत वीक है, तो इनको जरा सी एनर्जी देंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, सीजियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। फ्रेशियम को चलो नहीं लेते, रेडियम को नहीं लेते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब थोड़ी सी बात क्लियर है, इसका मतलब आयनिक रेडियाई भी डिपेंड करेगा किसमें, हमारे एटॉमिक साइज के ऊपर ही। चलो देख लेते हैं। इसका मतलब द आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल आयंस आर स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटम्स। अच्छा ये क्या बात होगी? अरे यार, अगर पहले सोडियम था 281, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया ना, तो 28 बचा, दो ही शेल्स हो गए। पहले जो एटम में था वो 3 शेल्स में था, साइज ज्यादा था। अब जो आयन में कन्वर्ट हो गया है उसका साइज छोटा हो गया, तो इसीलिए वो यहाँ पे कह रहा है आयनिक रेडियाई Na+ का कितना होता है 102। हम लोग बीएससी कर रहे हैं तो हम लोग को डेटा पता होना चाहिए। तो एटॉमिक रेडियाई ये हो गया आयनिक रेडियाई, और अगर उसके एटम की रेडियस की बात करें तो 186 pm हो गया पिकोमीटर। ठीक, चल अब कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ ट्रिक भी ले लेते हैं। ट्रिक कैसी? एटॉमिक साइज के सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक कैरेक्टर, बस 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 बस। एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक कैरेक्टर, बस। एटॉमिक साइज के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सब कुछ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, वही एक ही बात है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, ठीक। और हमारे पास क्या बचता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। और हमारे पास क्या बचेगा, और हमारे पास जैसे अच्छा डेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक और, बस। बाकी सब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब कैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा मेटेलिक कैरेक्टर, these elements which have tendency metallic have tendency to lose valence electron to form a positive ion considered metal। यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, कौन सा, जो वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाला शेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करने पे वो मेटल बन जाएंगे, ठीक है। ट्रेंड की बात करेंगे, अरे एटॉमिक साइज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर, हाँ यार इलेक्ट्रॉन लूज भी तो कर रहा था, सबसे आखिरी वाला जल्दी लूज करेगा, जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा उतना जल्दी लूज करेगा, इसका मतलब साइज पे डिपेंड कर रहा है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, साइज बढ़ता जा रहा, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो उसकी पावर कम हो जाएगी, पावर कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव जाएगा। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पे साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो बस वही ऑर्डर हो गया। आगे देखते हैं। अरे यार वैलेंसी हो या उसके सर के ऊपर का चार्ज हो या वैलेंसी हो +1 इसकी, या ऑक्सीडेशन स्टेट हो, सब बात वही है। इसका मतलब भाई वो ग्रुप 1 है तो मोनोवैलेंट है, +1 वैलेंसी है। ग्रुप 2 है डाइवैलेंट है, +2 वैलेंसी है, बस सिंपल सा। ग्रुप 1 ग्रुप 2 +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 मतलब +1 +2, बस इसमें कुछ याद करने वाला ही नहीं है। अभी तो मैंने बोला आयनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। लेफ्ट टू राइट साइज कम होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी आयंस को कन्वर्ट कराने के लिए, मतलब आयंस में कन्वर्ट कराने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड, मान लेते हैं मेरे पास ये दो एटम है, ठीक है, एटम है एटम, इसको मुझे बॉन्ड यहाँ का ब्रेक करा के इनको आयन में बदलना है, ठीक है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक। अच्छा आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब है मेरे पास पहले कोई सॉलिड है, मेटल है तो सॉलिड होगा ना, सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट करना है, कौन सी एनर्जी लगती है, सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैसियस स्टेट। फिर उस गैसियस मॉलिक्यूल से हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, आयन में, यानी आयनाइजेशन एनर्जी। अरे बॉन्ड हैबर साइकिल पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। एक डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, साइज इंक्रीज, तो यहाँ पे उसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। भाई एक बात बताओ,
ये सब तुरंत मेटल है, मतलब मेटल है तो तुरंत इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको स्टेबल होना है किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। सोडियम को स्टेबल होना है 11 है, इसको स्टेबल होना है नियॉन के 10 की तरह, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। मैग्नीशियम भी तो इसके जस्ट पास में है, तो ये भी नियॉन की तरह बनना चाहेगा, जस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। इसका मतलब इनको जरा सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, जरा सी एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब एक बार बताओ, मेरे पास एक अच्छा खासा सॉलिड है, आयरन है, अब उसको मैं एनर्जी दिए जा रहा हूँ, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दिए जा रहा हूँ, मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज कर रहा हूँ, तो तब जाके वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि उसके बीच के जो बॉन्ड्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको ऐसे समझो, मेरे पास एक लिक्विड है, इसमें मेरे पास ए ऐसे पड़ा हुआ है, अब मुझे इस बॉन्ड को ब्रेक कराना है। अब ये बॉन्ड टूट ही नहीं रहा है, तो मैं नीचे से इसको हीट दिए जा रहा हूँ, टूट ही नहीं रहा, मैं हीट दिए जा रहा हूँ। एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं, यानी बहुत जल्दी फ्री हो रहे हैं। इसका मतलब जरा सा बॉइलिंग पॉइंट, जरा सा हीट देंगे, तुरंत आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो alkali metal possesses low melting and boiling point. The melting and boiling point decreases down the group. ठीक है, मैंने सब बोला था ना, सबके सब क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मच हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एल्कली मेटल। भाई जाहिर सी बात है ना, उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन्स उसका अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का, तो बॉन्ड थोड़ा सा तो स्ट्रॉन्ग होगा ना। इनके आउटर मोशन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, फटाक से फ्री हो जाएगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मोर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर साइज डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल मोर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड देन एल्कली मेटल्स, बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। बस ठीक, चलो आगे ध्यान देते हैं। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, वो कौन सी है, डेंसिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है, डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी है, तो डेंसिटी क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके में जाए तो। इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी और ज्यादा होगी, और जिसका वॉल्यूम कम होगा, साइज छोटा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अरे क्या बात कर दिया। तो मतलब अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट देखें, सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका ज्यादा है, मैग्नीशियम का। साइज किसका ज्यादा है, वो सॉरी साइज किसका ज्यादा है, सोडियम का। सोडियम का साइज ज्यादा है, इसका मतलब सोडियम का वॉल्यूम ज्यादा है और मैग्नीशियम का वॉल्यूम छोटा है। इसका मतलब मैग्नीशियम की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मैग्नीशियम का वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज्यादा। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। सोडियम की डेंसिटी कम थी, ध्यान रखना, Na होता है 23, मैग्नीशियम होता है 24। अरे इसका मास ज्यादा है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी फिर ज्यादा होगी। तो हम लोग मास के जरिए भी देख सकते हैं, डेंसिटी के जरिए भी देख सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस, जैसे एटॉमिक साइज था। अब डेंसिटी, अब हम लोग एक बात ध्यान रखना, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस है। तो उन एक्सेप्शंस को अभी हम लोग थोड़ा सा डील करते हैं। जैसे हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, इसका मतलब सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। अब यहाँ पे एक्सेप्शन ये आएगा, लिथियम, सोडियम पहले होना चाहिए था, लेकिन पहले पोटेशियम आया, फिर सोडियम, बाकी रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम ऐसी की। तो चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आ रहा है यहाँ पे। अब एक बार बताओ, आप कहाँ से सुनते हो, कान से सुनते हो ना, इसीलिए बस ध्यान रखना, कान में चेंज आ रहा है, कान, कान, ठीक, इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अरे उल्टा कर दोगे तो नाक में चेंज आ रहा है बस, लेकिन मैं कान रखूंगा तो ज्यादा समझ आएगा, हाँ कान, ठीक है। ध्यान रखना एक ट्रिक के फॉर्म में है, तो ट्रिक, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे माइंड में बहुत कुछ भरा होता है, तो हमें पता नहीं होता हमें कैसे याद करना है और कब भूलने लगते हैं, तो ट्रिक ही याद आती है। तो कान में चेंज आ रहा है, बात ध्यान रखना, ठीक। ग्रुप 2 में भी तो एक्सेप्शन होगा, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। हम लोग पढ़ते कैसे हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। अब यहाँ पे क्या है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज, वैसे ही करना है भाई, खाली बैरियम को पकड़ो बस, वो सॉरी बेरिलियम को पकड़ो बस, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बस खाली बेरिलियम को बीच में रखना है, मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बस, ठीक है, याद हो जाएगा इससे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फ्लेम का रिलेशन, चलो जल्दी से देख लेते हैं।
तो यहाँ पे फ्लेम कलरेशन भी हो गया, मुझे थोड़ा सा पूछ बताओ भाई। जाहिर सी बात है हमारे पास एक कोई इस टाइप में एक कोई बर्नर होगा, ठीक है। अब उस बर्नर में से क्या होगी, फ्लेम निकल रही होगी, ठीक है। अब मतलब कोई भी कैंडल है, ठीक, मान लेते हैं मेरे पास ये एक कैंडल है, ठीक है। मैंने इसमें क्या किया, मेरे पास एक टंगस्टन, ठीक है, उस टंगस्टन से मैंने अटैच किया हुआ इस तरह सोडियम, और उस सोडियम को क्या कर रहा हूँ मैं, उस फ्लेम के साथ मैं बर्न कर रहा हूँ, मैं टच करा रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कौन सी कलर की फ्लेम निकलेगी। फिर मैंने क्या किया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, मैंने इन सबको ट्रीट किया, सबकी अलग अलग फ्लेम्स निकली। अब लेकिन हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इतनी सारी हमें याद करना, कैसे याद हुआ, तो अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, तो उसके जरिए आप लोग बहुत इजीली याद कर लोगे, तो चिंता नहीं करनी, बहुत देखिए कैसे याद करना है। सभी को सबसे पहले एक लाइन में ध्यान रखिए, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर सॉल्ट गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर्स टू द फ्लेम, ठीक है। अच्छा बिकॉज व्हेन दी, अच्छा कोई कल इतनी बात समझना, ये क्या करते हैं, मेटल्स है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इनको जरा सी आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज कर देंगे, इनको जरा सी एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो ये क्या है, मान लेते हैं पहले ये रहे होंगे ग्राउंड स्टेट में, मतलब एकदम स्टेबल बैठे, एकदम स्टेबल बैठे, इनको जैसी एनर्जी मिली तुरंत उड़ करके एक्साइटेड स्टेट में चले गए, यानी इनके इलेक्ट्रॉन बहुत तेज फास्ट रिमूव करने लगे। अब जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या रहता है, वो अनस्टेबल रहता है, क्या रहता है। अब भाई एक बात बताओ, तुम शांति से एक जगह बैठना चाहो कि तुमको बस मतलब बहुत ज्यादा तुमको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी के लिए एक जगह शांति से बैठना पड़ेगा, तुमको स्टेबल होना पड़ेगा। अब उसको एनर्जी मिलेगी तो इधर इधर उधर उधर बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को वापस से स्टेबल होने के लिए वापस से वो आएगा ग्राउंड स्टेट में। कहाँ पे आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। जो एनर्जी ले करके गया था वो एनर्जी ले करके आएगा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो एनर्जी ले करके गया, एनर्जी भी लेके आएगा, मान लेते हैं 200 किलो जूल पर मोल, 500 किलो जूल, अरे एकदम सिंपल लेते हैं, मान लेते 2 किलो जूल पर मोल लेके गया। लेकिन 2 किलो पर जूल पर मोल जो होगा ना, वो हमारे पास हो जाता है वॉन्गर बर्ग में, जो भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, उसमें हम लोग की जरूरत नहीं है, हम लोग हाई एनर्जी देंगे, क्योंकि मेटल है, मेटल आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं इस वजह से, और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे शायद बहुत दूर तक चले गए, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लेके गया वो एनर्जी लूज करेंगे, एनर्जी लूज करते वक्त उसकी करस्पॉन्डिंग, उसकी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन लैम्डा, यही तो होता है एनर्जी इक्वल टू, जो एनर्जी और लैम्डा करस्पॉन्डिंग क्या करेगा, अपना कलर शो करेगा। अगर वो कलर शो करेगा तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ कलर होगा, तो दे रिटर्न, यहाँ पे क्या है, because when they are put to the flame the electrons are excited to the high energy levels. These electrons return to their original position with the emission of small energy मतलब जितनी को यूज करेगा, which appear as visible light, ठीक है। अब थोड़ा सा और काम आसान किया जाए, कुछ काम की बात करेंगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट गिव एनी कलर, बेरिलियम और मैग्नीशियम एक भी कलर नहीं देते, इसका मतलब उनका कलर क्या हो गया, व्हाइट, जिनका कोई कलर नहीं उनका कलर व्हाइट, बिकॉज दे इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड रहते हैं, तो वो टेम्परेचर से उनका बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, तो हाई एनर्जी में जाएंगे, तो एनर्जी लूज नहीं करेंगे, तो कोई कलर शो नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात हो गई। अब बात ये है कि हम किसी भी कंपाउंड का कलर याद कैसे रखें, तो यहाँ पे चलो जल्दी सबके कलर से देख लेते, ग्रुप का ग्रुप टू, ठीक होगा। हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम निकल गए, हटा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके कलर, इसमें से बहुत सबके कलर क्या है, रेड है, तो एक बात ध्यान देना, मैंने क्या किया, रेडियम और मैग्नीशियम निकाल दिया, ठीक। फिर मैंने क्या किया, रेडियम और मैग्नीशियम निकाल दिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिथियम है और जो रुबिडियम है, इनका कलर मोस्टली रेड में आता है, लिथियम और रुबिडियम, इसका कलर रेड वॉयलेट आता है, लेकिन याद रखने के लिए है कि अगर भूल जाओ तो कुछ तो लिखाओ। अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, इन सबका भी कलर क्या है हमारे पास, रेड। लेकिन जो बैरियम का कलर है बस खाली उसका कलर हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसका कलर हमारे पास है एप्पल ग्रीन। कैसा कलर है, एप्पल ग्रीन, मतलब जो
पका हुआ एप्पल नहीं होता, एप्पल ग्रीन जैसा एप्पल होता है उसके जैसा, बस बाकी सबका कलर क्या आएगा, रेड। अब सोडियम, सोडियम एस, एस से सन, सन का कलर क्या होता है, येलो, थोड़ा बहुत गोल्डन येलो, हाँ गोल्डन येलो है इसका कलर, याद हो गया, ठीक। पोटेशियम, पोटेशियम का कलर, अच्छा पोटेशियम, पोटेशियम का कलर यहाँ से आता है वॉयलेट, तो वॉयलेट हम कैसे याद रखेंगे, आर बी, यहाँ से ध्यान रखेंगे आर बी के, उससे हमें वॉयलेट कलर याद रहेगा बस, और बाकी कुछ नहीं। यहाँ से सी एस याद आ रहा है, सी एस, सी वर्ड यहाँ पे सी जैसा निकल रहा है, सी कौन से कलर का होता है, ब्लू, तो ब्लू कलर का होगा, बस एकदम सिंपल। अच्छा यहाँ पे रेडियम का भी कलर होता है, उसका भी ले लेंगे, यहाँ पे रेडियम, रेडियम, यहाँ से रेड वर्ड आ रहा है, यहाँ से इसका कलर क्या होगा, रेड कलर होगा, कुछ ट्रिक पता चली, और देख लेते जल्दी से। यहाँ पे लिथियम का कलर रेड, क्रिम्सन रेड, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम वॉयलेट कलर, आर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड वॉयलेट, और सी एस, सी एस ब्लू कलर, ठीक है। फिर हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल, कैल्शियम ब्रिक रेड, अरे कैल्शियम, कैल्शियम जो जो हमारे यूज होता है, तो यूज होता है, तो हार्ड होता है, ब्रिक जैसा हार्ड होता है, तो ब्रिक यानी पत्थर, यानी ब्रिक रेड हो गया, ठीक है। क्रिम्सन रेड, क्रिम्सन रेड इसका भी, और बाकी बैरियम का हमारे पास क्या है, एप्पल ग्रीन, तो खाली हमें बैरियम का ध्यान रखना, बाकी सब का हमें पता हो जाएगा। अब याद, ये थे हमारे पास सारे कलर, तो ये देखो इसी तरह यहाँ पर फ्लेम रहती है, इसी फ्लेम जो भी कलर की निकलेगी, मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे लगा होगा सोडियम, यहाँ पे जो भी कलर का सोडियम जब भी हीट करेगा, मतलब इसके साथ ऐड करेगा, तो जो कलर उसकी क्वांटिटी शो करेगा वो उसको कलर दिखेगा। अब कैसे, मान लेते हैं जैसे मेरे पास मान लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो मतलब मैग्नीशियम कोई कलर शो नहीं कर रहा था, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना, क्योंकि भाई केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कोई भी चीज अगर बर्न होती है तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न हो रही है, और हम उसको बर्न करा रहे हैं कैंडल की फ्लेम से, इसका मतलब ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन अगर हम लोग लेंगे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 प्लस, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो क्या बन जाएगा M2G, ये तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो MgO बन जाएगा। मैंने बहुत बेसिक से बताया, तो ध्यान रखना। अगर हम लोग उसकी बात करें सोडियम की, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन, Na की वैलेंसी होती है 1 प्लस, हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, तो Na2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी थी 2 माइनस 2 इधर गया, 1 इधर आया, समझे। तो इसी तरह हम लोग सबकी वैलेंसी भी डिसाइड कर, मतलब सबकी रिएक्शन भी इसी तरह हम लोग करते हैं। अच्छा ये सब कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, जैसे कैल्शियम प्लस O2 CaO, ये सब कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, ये सब हमारे पास आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन में आ रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब सभी बच्चे समझ आए, कोई भी डाउट यहाँ तक देना। तो अब एक काम करना है आप लोग को, इसकी जल्दी से फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके इंट्रोडक्शन की जल्दी से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस आपको फ्लेम कलरेशन भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसे तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाय बाय। Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा हम लोग जैसे पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, यूनिट 3 है। आज हम लोग एस ब्लॉक की जितनी भी रिएक्शंस हैं, आज हम लोग वो सारी रिएक्शंस कर देंगे एकदम फिनिश। तो आप लोग को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पूरी इस वीडियो में सारे के सारे रिएक्शंस मिलेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब पहली रिएक्शन है हमारी एयर के फॉर्म में। देखो एयर में हम लोग जनरली जो लेते हैं केमिस्ट्री में, वो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं या नाइट्रोजन लेंगे, तो हम लोग ऑक्सीजन से भी देखेंगे, नाइट्रोजन से भी देखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास भाई है क्या, हमारे पास या तो ग्रुप 1 है या तो ग्रुप 2 है, ठीक है, या तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम है, या फिर बेरिलियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम बैरियम है, ठीक है, मतलब कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। अब इसको हमें टाइप्स में देखना है कि कौन ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा एलिमेंट कैसा रिएक्ट करता है, कौन सा ग्रुप कैसे रिएक्ट करता है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बिल्कुल भी रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो ट्रिक भी होगी। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन फॉर्म सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। मतलब अब अगर ग्रुप 1, ध्यान से सुना, ग्रुप 1 रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो या तो ऑक्साइड बनाएगा, ऑक्साइड सिर्फ O, अरे O2 माइनस, बस जैसे ये रहा ऑक्साइड, ठीक है। पर ऑक्साइड वही O2 रहेगा, मतलब ऑक्सीजन O2 माइनस रहेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के फॉर्म में रहेगा इस तरह, ठीक। अब पर ऑक्साइड रहेगा तो वो O2 तो रहेगा, लेकिन ऊपर 1 माइनस हो जाएगा,
अब इसको मैं पता है याद कैसे करता हूँ, मैं इसको याद ऐसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, -2 -2 -1, बस मतलब ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2 2, ऑक्सीजन 2 2 -1, -2 -2 -1, बस ये मैं रेशियो लेके चलता हूँ, या फिर 221, बस ये रेशियो लेके चलता हूँ, मुझे ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड मुझे याद हो जाता है। ठीक है, अब कौन सा एलिमेंट ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा पर ऑक्साइड बनाएगा, कौन सा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, अब इसको ऐसे याद रखना है। देखो जैसे LiO, देखो लियो, लियो, Li और ऑक्साइड का O, ऑक्साइड का O लेना, ये बात ध्यान रखना। तो लियो बना रहा है, लियो Na और P, Na सोडियम और पर ऑक्साइड, ध्यान रख, पहले सुन लेना ट्रिक। लियो Li और O, लियो Na और P, लियो नाप के, बस जैसे नहीं बोलते थोड़ा नाप के दो यार, तो वैसे लियो नाप के, लियो नाप के। अब लिथियम ऑक्साइड नाप के, सोडियम पर ऑक्साइड नाप के बाद से जितने भी हैं सब सुपर ऑक्साइड। हमें ऑक्साइड पता चल गया, पर ऑक्साइड पता चल गया, बाकी जितने बचे सब सुपर ऑक्साइड, नाप के बाद से सारे सारे सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम, अरे लिथियम की वैलेंसी कितनी भाई, सबकी वैलेंसी ग्रुप 1 +1 चल रही है, +1 +1 +1, ठीक है। तो Li का +1 इधर +1, ऑक्साइड का 2 तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या बनाएगा, Li2O, Li2O, बस बन गया। अब सुपर ऑक्साइड, हाँ -2 -2 -1, तो -2 यानी -2, तो देखो O इधर 2 माइनस है तभी तो यहाँ पे 2 नीचे आएगा, तो Na2O2 हो गया। अब पर ऑक्साइड O2 -1, अब -1 इधर आएगा के पास, तो KO2, RbO2, CsO2, देख लेते हैं, सबको पर ऑक्साइड पता चल गया, सुपर ऑक्साइड ऑक्साइड पता चल गया, ठीक है। अब ये कैसे रिएक्शन कर रहा है, Li2O Na2O2 पर ऑक्साइड, भाई H2O2 पर ऑक्साइड ही तो होता है, तो बस ये वही चीज, सोडियम पर ऑक्साइड, KO2 CsO2 RbO2, ये क्या है, सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। अमेजिंग ट्रिक लगी ना, याद करना चाहिए, ठीक। अब अगर अगर भाई हमने तो छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर सोडियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो Na2O बनाएगा। ये पर ऑक्साइड कहां से आ रहा है, सुपर ऑक्साइड कहां से आ रहा है, मुझे ऑक्साइड चाहिए पहले। अब अगर आपको एल्कली मेटल्स के, सारे एल्कली मेटल्स के अगर ऑक्साइड बनाने हैं तो कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस लिक्विड अमोनिया डिसॉल्व करा देना, लिक्विड अमोनिया NH3, लिक्विड लिक्विड, बस खाली वही ऐड करा दो, सबको ऑक्साइड बना दो, फिनिश्ड। और देखते हैं, when liquid ammonia reacted with oxygen and alkali metal, Am alkali metal, then only oxides are formed, oxides, समझ आया, इजी था, ठीक है। चल आगे ध्यान देते, ये सारे रिएक्शंस को 1 बाय 1 नोट कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यार हम लोग ग्रुप 1 पढ़ रहे हैं तो ग्रुप 2 भी पढ़ेंगे ना। अब ग्रुप 2 में क्या है, अगर एल्कली मेटल ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड लियो नाप के अगर बना रहा है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल ने कहा तुम्हारे में इतने ज्यादा एक्सेप्शंस है, तुमको याद करना बहुत मुश्किल है, सब मुझे याद करेंगे बहुत इजीली, क्यों, क्योंकि इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं। इन्होंने कहा है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपली ऑक्साइड बनाएंगे, ऑक्साइड O2-, बेरिलियम की वैलेंसी 2+, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Be2O2, 2 2 कैंसिल, तो BeO, CaO, SrO, BaO, CaO, ठीक, यो देख सकते हो, समझ आए। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2+ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये बनाओगे ये बनाओगे, ये सारे सारे क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। अब एक बार बताओ, हमने कहा कि मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा है, अगर हम लोग एक बार एसिड के साथ ट्रीट करा दे तब क्या दिक्कत है, एसिड में हमारे पास क्या है, या तो HCl है, या तो H2SO4 है, या फिर HNO3 है, लेकिन HNO3 ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाता है तो उसको हम उतना छोड़ देते हैं। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या है, Na, लिथियम है, सॉरी सोडियम है, सोडियम हो गया, इसको मैंने रिएक्ट कराया HCl के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो Na+Cl-, तो क्या मिले के बनेगा, NaCl, NaCl बनेगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, H2 गैस निकल जाएगी। अरे एकदम यही है ना, क्यों, H+Cl-, ऐसे तो ब्रेकिंग होता। अब अगर मैंने कहा, सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब अगर मैंने कहा कि मैंने जो बेस बनाया हुआ है भाई Li2O, ऑक्साइड कह लो या हाइड्रोक्साइड कह लो, ये है तो बेस ना,
ये क्या है, बेस ही है ना। तो वही है, अगर मैं बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराऊंगा, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। और देखते हैं, देखो पहले हमने क्या किया, एल्कली मेटल है, ठीक है, मतलब एल्कली मेटल्स, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल लेंगे, पहले हम लोग सीरियल वाइज चलेंगे। तो बेस है, एसिड है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो कुछ नहीं है यार, उसका परऑक्साइड हो, हाइड्रोक्साइड हो, सुपर ऑक्साइड हो, हमें कोई मतलब नहीं है, तो वो बेस ऑक्साइड है। ऑक्साइड प्लस वाटर, NaCl H2O, KCl H2O, RbCl H2O। क्यों, Rb प्लस H प्लस Cl माइनस, प्लस को क्या पसंद है, माइनस, आपको भी कुछ ना कुछ पसंद होगा, खैर वहां नहीं जाते, इधर आ जाते हैं, अब पसंद है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, CaCl, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्ट बन रहा है, क्योंकि बेस प्लस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये बस ऐसे ही। अब यहां तक आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अब एक बात और, अब यहाँ पे एल्कली मेटल में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो अब आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल में एक एक्सेप्शन, वो भी एक्सेप्शन नहीं है, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। भाई बेरिलियम ऑक्साइड एसिड साथ रिएक्ट करेगा तो BeCl2, क्यों, अरे भाई Cl2 कैसे बन रहा है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 प्लस Cl की 1 माइनस, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, BeCl2, यही बनाएगा ना, सॉल्ट प्लस वाटर, CaCl2 सॉल्ट प्लस वाटर, MgCl2 सॉल्ट प्लस वाटर, SrCl2 सॉल्ट प्लस वाटर। चलो देख लेते हैं कैसे, यहाँ पे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो एसिड साथ रिएक्ट करा है, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड साथ रिएक्ट करा है, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड साथ रिएक्ट करा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे बेरिलियम मिसिंग है, क्यों, क्योंकि जो बेरिलियम का ऑक्साइड है वो है एम्फोटेरिक, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, तो इसका मतलब वो एसिड और बेस दोनों के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। एसिड और बेस अगर दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कैसे, बेरिलियम ऑक्साइड प्लस एसिड, तो हमको पता है BeCl2 प्लस H2O, H और O मिलके H2O बनाएंगे, ठीक। लेकिन अगर बेस है, एसिड और बेस है, बेस मैंने मान लेते हैं NaOH ले लिया, तो यहां से क्या होगा, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान सुना, अगर एम्फोटेरिक मेटल है, बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिखा एम्फोटेरिक मेटल है और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहां से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया, क्या बच गया, अब बनेगा कैसे, Na2BeO2, देखो Be को O के साथ रिएक्ट कराओ, BeO2 और Na अलग हो जाएगा, ठीक, Na2BeO2। लेकिन अगर ऑक्साइड है तब यहाँ पे बनेगा ही, लेकिन बस यहाँ पे वाटर बनेगा, ठीक। अब कैसे, रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग, चलो जल्दी से, जैसे मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ठीक। अब चलो जैसे यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, एसिड साथ BeCl2, बेरिलियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक, इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो देखो Na2BeO2, अगर कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा तो यही बनाएगा, जाहिर सी बात है यार, अगर मान लो इसकी जगह ZnO होता, NaOH होता, तो यहाँ पे Na2Zn आ जाता बस, और O2 बन जाता और H2O निकल जाता। अगर मेटल होता तो ऑक्सीजन हट जाता, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रह जाता, ठीक है। तो कोई भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो, बस खाली आपको क्या, लेकिन एक में हैंडल विद केयर करना है, वो है एल्यूमिनियम, वहां पे बनता है NaAlO2, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम में नहीं आता है, क्योंकि एक ट्रिक के फॉर्म में ध्यान रखना, सबकी वैलेंसी इधर -2 है तो इधर 2 आ गया, एल्यूमिनियम में AlO2 में -1 होता है तो इधर 1 आ जाता है, जिसकी वजह से NaAlO2 बनता है। आई होप कुछ समझ आया कि सब बाउंसर हो गया, बाउंसर नहीं होना चाहिए, सुना सुना लगना चाहिए, ठीक। अब मैंने क्या कहा, मैंने ऑक्साइड बना लिया, मैंने सॉल्ट बना लिया, अब मुझे बनाना है हाइड्रोक्साइड, क्या बनाना है, हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड मुझे कहां से मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मुझे मिलेगा H प्लस और OH, OH अगर जुड़ जाएगा तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, O जुड़ता है तो ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड जैसे मान लेते हैं मेरे पास मेटल है Li, मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया H2O के साथ प्लस, तो वाटर की ब्रेकिंग H प्लस OH माइनस, Li के पास है प्लस, तो ये रिएक्ट करेंगे तो Li का +1 OH का -1, तो यहाँ पे बन जाएगा LiOH, और प्लस क्या बच गया, अरे हाइड्रोजन ही तो बच गया यार, तो क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन। समझ, और देखते हैं जल्दी से। अब एल्कली मेटल्स सभी रिएक्ट कराते, अच्छा हमको पता है ना, सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट कराएगा,
तो विगरस एक्सप्लोसिव नेचर शो करता है, पोटेशियम भी शो करता है। तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं बहुत ही विगरसली रिएक्ट कराते हैं, बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इसीलिए हम लोग इनको वाटर में नहीं रिएक्ट मतलब वाटर में इसको स्टोर नहीं करते, हम इनको किस में स्टोर करते हैं, कैरोसिन में। एल्कली मेटल्स रीडली, अच्छा लेकिन जो हमारा एल्कली मेटल में जो लिथियम है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, मतलब उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करता जितना बाकी सब करते हैं। Alkali metals react readily and violently with water to form hydroxide with the liberation of H2 gas। जाहिर सी बात है, देखो ये मेटल है, कोई भी मेटल है, एल्कली मेटल है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है H प्लस OH, देखो H निकल गया इसका हाइड्रोजन के फॉर्म में, इस तरह भाई ये साइन लगाना जरूर अपवर्ड वाला, तो पता चलती गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लिबरेट हो रही है। अच्छा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, रिलीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एब्सॉर्ब एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या बनाएगा, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे बन रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ ध्यान रखने वाली है नोट के फॉर्म में, लिथियम रिएक्ट विद वाटर समवॉट स्लोली बट द रिएक्शन ऑफ अदर एल्कली विद वाटर, देखो इसलिए मैंने ब्रैकेट में किया हुआ जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट्स है, इज सो विग्रस देन द हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ठीक है, जो कि क्या करती है, कैच फायर, यानी फायर कैच करने में क्या करती है, बहुत ज्यादा वायलेंटली कैच फायर करती है। That's why alkali metals cannot be kept under water, kept in kerosene, ठीक है। अब it is highly exothermic reaction, heat release हो रही है। अब अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि किसके हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस सो हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस, इस फॉर्म में याद रखना, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो लिथियम ऑक्साइड से लेके सीजियम ऑक्साइड तक पूरा इस तरह जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ इंक्रीज होती चली जाती है। अब समझ आया ना, बिल्कुल भी यहां तक डाउट नहीं है, चलो आगे देखते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने पहले मेटल को रिएक्ट कराया था तो मुझे मिल रहा था ऑक्साइड, अब अगर मैं उसी एल्कली के ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराता हूं, जैसे Li हो वाटर के साथ रिएक्ट करा तो LiOH, ध्यान से सुनना, एल्कली मेटल पहले मैंने क्या किया था, यहाँ पे ध्यान दो, पहले मैंने एल्कली मेटल को सिंपली वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मेटल ऑक्साइड नहीं, पहले मैंने सिंपली मेटल रिएक्ट कराया तो मुझे हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एल्कली मेटल में क्या थे एक्सेप्शन से, ऑक्साइड लियो, सोडियम नाप के, पर ऑक्साइड के बाद से सुपर ऑक्साइड, तो इनको अगर हम वाटर इनके ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे क्या है, तो मेरे पास अगर ऑक्साइड है लिथियम तो सिंपल हाइड्रोक्साइड बन रहा है, बस बात खत्म। लेकिन अगर मैं उसके पर ऑक्साइड को वाटर पर है, पर लगे हैं तो उड़ेगा भी ज्यादा, तो अगर यहाँ पे पर ऑक्साइड है तो इधर भी पर ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। अब ये सुपर ऑक्साइड है, इसका मतलब पर ऑक्साइड भी रिलीज होगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, और ये वाला क्वेश्चन कम से कम 8 से 9 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना। ये रहा पर ऑक्साइड O -1 -2 -1 221, ध्यान रखना, ठीक है। द पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रीजन कैसे लिखेंगे, they react with water to form hydrogen peroxide और ऑक्सीजन और बोथ, इस तरह, ठीक है। अब अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर से रिएक्ट करेंगे, अरे तो BeCl2 मतलब सॉरी BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, पक्का नहीं, BH रिएक्ट नहीं करता, कैसे और देखते हैं। BH जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो एज अ एम्फोटेरिक एलिमेंट है, तो वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, बाकी सब क्या करेंगे, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, और सब जैसे हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वैसे ही बनेंगे। मतलब मैं आपको वाटर की प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि वाटर हमें इस टाइप में चाहिए, हॉट, कोल्ड या फिर स्टीम। अब एक और बात, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है। जो भी वाटर एज अ स्टीम के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसका मतलब यहाँ पे बनता है MgO का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, अगर ये स्टीम प्रेजेंट होता तो। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। इज दैट क्लियर, ठीक है, तो अच्छे से समझ आए। चलो अब ऑक्सीजन था ना, एयर, नाइट्रोजन भी तो एयर में प्रेजेंट होती है। अब एक बात ध्यान रखना, एल्कली के कोई भी मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम की वैलेंसी 1+, नाइट्रोजन की 3-, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Li3n, बाकी सब तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे, याद करने की जरूरत ही नहीं यार। इसका मतलब लिथियम अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो Li3n, बाकी तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे,
तो हमारी तो बहुत काम आसान हो गया, हमें तो इतनी सारी रिएक्शन थी उसमें से ये तो 5 हट गई, ठीक है। लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल वो सब ही बनाएंगे कैसे, और यहाँ पे ध्यान दें, अरे तो लेकिन मुश्किल क्या है, बेरिलियम की वैलेंसी 2 प्लस, नाइट्रोजन की 3 माइनस, तो यहाँ पे बी वो एल बी ई, अरे क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे Be3N2, बस उसका 2 उधर उसका 3 इधर, जैसे यहाँ पे देख सकते हो Be3N2, BeMg3N2, Ca3N2, Sr3N2, Ba3N2। अच्छा तुमको क्या लगता है जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है तो एग्जामिनर उसमें से पूछेगा? अरे नहीं, क्योंकि वो क्या करेगा, वो शिकारी है, वो आएगा दाना डालेगा, तुम आओगे और तुमको फंसा लेगा। लेकिन हमें फंसना नहीं है क्योंकि हम तो स्मार्ट ट्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको पहले अच्छे से लिख लो, उनको अच्छे से समझो, बाकी तो तुम प्लस माइनस तुमको मिलाना है और प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। अब एक और बात, अगर मैं इन्हीं नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस करा दूं तो भाई सब में वाटर, एक्सपेरिमेंट है, केमिस्ट्री है तो एक्सपेरिमेंटल के फॉर्म में तो होगी, तो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अगर मैं सभी को कर दूं तो, अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोक्साइड वो कैसे ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस, यहाँ पे क्या है Be प्लस और N और H मिलके माइनस और प्लस मिलके नाइट्रोजन हाइड्रोजन यानी अमोनिया गैस रिलीज करेंगे, और Be किसके साथ मिल जाएगा, OH के साथ, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड, और प्लस सब में क्या रिलीज होगी, अमोनिया गैस। कैसे, और देखते हैं जल्दी से, ये देखो, अगर हम सभी का बस कुछ नहीं करना है, N और H मिलके अमोनिया, N और H मिलके अमोनिया, बाकी क्या बना रहे हैं, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अब समझ आया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तो ये थी हमारी एकदम बहुत सारी रिएक्शन, लेकिन अभी हमें रिएक्शन पढ़नी है हैलाइड की भी, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बोनेट सबके कैसे बनेंगे, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, वो सब कैसे बनाएंगे। चलो जल्दी से अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन विद हैलोजेंस भी देख लेते हैं। तो हमारे पास हैलोजेंस होंगे कैसे, हमारे पास हैलोजन कौन कौन से होंगे, हैलोजन हो गया हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लेकिन अब अगर एस ब्लॉक है तो कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी चल रहे होंगे, तो उनको भी हम लोग ट्रिक के फॉर्म में देखेंगे, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो पहली बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की, तो एल्कली मेटल जैसे ही रिएक्ट करते हैं हैलोजन के साथ सब वैसे रिएक्ट कर जाएंगे, इस तरह पूरा। अब यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होगा, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल की, तो यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो जाएगा। अब कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमारे पास है यहाँ पे लिथियम, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया तो Li प्लस F माइनस, तो बन गया LiF। ऐसे ही Cl माइनस होगा तो बन जाएगा LiCl, Br माइनस हो जाएगा तो बन जाएगा LiBr, ठीक है। अब एक बात यहाँ से हमको और ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ से जो बेरिलियम के साथ रिएक्शन है वो फ्लोरीन और क्लोरीन इस तरह डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देते, इसका मतलब BeF2 कैसे बना होगा, BeF2 बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2 प्लस, F की 1 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया, BeF2 बना, ऐसे ही Cl2 बनेगा। तो ये डायरेक्ट जो रिएक्शन है ये नहीं होती है, इसके लिए हमारे पास दो प्रिपरेशन मेथड है। क्या है, दो प्रिपरेशन मेथड, एक हम कोक के साथ कराते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होता है अमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट 2। बता रहा हूं मैं क्या होता है, थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन पता चल गई, प्लस और माइनस मिलाना है, रिएक्शन बनानी है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा ध्यान देते हैं, तो यहाँ से हो क्या रहा है, वो BeCl2 और BeF2 आर नॉट फॉर्म डायरेक्ट रिएक्शन विद हैलोजेंस बिकॉज बेरिलियम हैव स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कौन होते हैं, कोवेलेंट वो होते हैं जिनके बीच का क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड बहुत वीक होता है, वो उतनी जल्दी आयंस में ब्रेक नहीं होते। अगर आयंस में ब्रेक नहीं हो रहे तो उनका आयनिक कैरेक्टर बहुत लेस है, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, बहुत ज्यादा। कोवेलेंट बॉन्ड वो होते हैं जो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है मेनली, लेकिन अगर हमारे पास मेटलॉइड या नॉन मेटल है ना, या फिर मेटल नॉन मेटल, तो जो भी जैसा भी है उसके बीच में क्या हो रही होगी, शेयरिंग हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही होगी, शेयरिंग। जिनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो वहां पे होता है कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा फजान रूल्स से भी देखते हैं, किससे देखते हैं, फजान रूल्स से भी देखते हैं, ठीक है। So it act as insulator, not break into ions Be2 plus और 2x minus, ठीक है। जो BeF2 है वो प्रिपेयर कैसे होगा, इस प्रिपेयर बाय अमोनियम टेट्रा फ्लोरो बेरिलेट 2। इसका फॉर्मूला अमोनियम
टेट्राफ्लोरोबेरिलेट। बेरिलेट नेम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसके नेम के आखिरी में 8 लग जाता है, ठीक है। अब ये 2 है। अब ये होता क्या है, इस कंपाउंड को हम हीट करते हैं, ब्रेक होता है। यहाँ से हमको पता है ना हमको क्या बनाना है, BeF2 ना, तो बस BeF2 हम बनाएंगे। BeF2 बनाया, BeF2 क्या बच गया, अमोनियम बच गया और फ्लोरीन बच गया, तो अमोनियम फ्लोरो, क्या अमोनियम फ्लोर या फिर अमोनियम फ्लोरेट, इस तरह हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, बन जाएगा अमोनियम फ्लोराइड, इस तरह हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। बाकी रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लोगे, वो सब बात अलग है। अब अगर BeCl2 की बात करें तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको लेना है बेरिलियम ऑक्साइड। कैसे बन रहा था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे, ऑक्साइड बन रहा था। ऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के साथ और कोक के साथ। कोक यानी कार्बन, तो ये रहा कोक, ये रहा क्लोरीन, तो इसके साथ रिएक्ट करें। हमको BeCl2 बनाना, हमने बनाया, क्या बच गया, इसका O बच गया और इसका C बच गया, तो CO बन के कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बन रहा है, BeCl2। तो ये दो मेथड है जिससे क्या कहते हैं, BeCl2 और BeF2 क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। इतनी बात से आगे ध्यान देते हैं। अब अगर रिएक्शन विद CO2 कराएंगे, एक बात बताओ, मैंने हमेशा रिएक्शन में बताया कि अगर CO3 है, अगर डीकम्पोज कर रहे हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब A और B है, वो ब्रेक हो रहा है A प्लस B में, तो अगर यहाँ पे CO3 है तो उसमें से गैस रिलीज होती है CO2, NO3 है तो गैस रिलीज होगी NO2, SO4 है तो गैस रिलीज होगी SO2। इतनी बात क्लियर है, ठीक। लेकिन अगर हम उसी CO2 के साथ रिएक्ट करा दे तो हमको मिलेगा CO3, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं। लेकिन उसके लिए CO3 CO2 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एक ऑक्साइड लेना पड़ेगा। अगर एल्कली मेटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ से बनता है Li2CO3। क्यों, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2 माइनस, Li की वैलेंसी होती है 1 प्लस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये बन जाएगा। कोई भी डाउट नहीं है ना। देखो रिएक्शन बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्लस माइनस का खेल है, उतने तरीके से समझो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम एकदम फिनिश हो जाएगा पढ़ाई का। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स रिएक्ट विद CO2 फॉर्म कार्बोनेट्स, ठीक है। हाइड्रोक्साइड भी होते हैं क्या, इसका मतलब LiOH भी है, तो वो भी रिएक्ट करेगा CO2 के साथ, तो हमको मिल जाएगा Li2CO3, Li2CO3। लेकिन बचा वो H भी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो H हाइड्रोजन के फॉर्म में निकल जाए। लेकिन मेनली जो रहता है वो LiOH प्लस CO2 अगर हम लोग करते हैं ना, तो यहां से हम लोग को जो मेनली मिलता है ना, वो मिलता है हम लोग को LiHCO3। इसको बोलते हैं बायकार्बोनेट। अगर हम लोग हाइड्रोक्साइड मेनली लेते हैं तो हम लोग को जनरली मिलता है क्या, LiHCO3 यानी बायकार्बोनेट के फॉर्म। हम लोग ऑक्साइड के फॉर्म में चलते हैं तो हम लोग को मिलेगा यहाँ से, अरे यहाँ पे होगा LiCO3, इसको सही कर लेना, यहाँ से K नहीं होगा, यहाँ पे होगा Li2CO3, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो यहाँ से Li2, भाई ऑक्साइड कैसे बना रहे थे, अरे लियो, लिथियम ऑक्साइड नाप के, सोडियम पर ऑक्साइड, के बाद से जितने हैं सबके सब सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड O2 माइनस 221, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 माइनस। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो सोच रहे होंगे कि ये क्या है 2 माइनस। मैंने इससे पहले वाली जो रिएक्शन पूरी पढ़ाई हुई है, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ तो आप उसमें भी समझ जाओगे, ठीक है। इतनी बात सभी क्लियर, तो बस कुछ नहीं करना है। अरे भाई यहाँ पे देखो ना, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो वो ऑक्सीजन के फॉर्म में जा रहा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के फॉर्म में जा रहा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन फॉर्म में जा रहा। बाकी तो कार्बोनेट बनने के लिए 3 ही O की जरूरत है ना, इसलिए बाकी इस तरह बन रहा है। ऑल एल्कली मेटल्स आर हाईली सॉल्युबल, डू नॉट डिकम्पोज बट रेज द टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को रेज करते हैं, अच्छा कितना रेज करेंगे, वो हम लोग रेज करते हैं 1050 से लेकर के 1000 से लेके 1050 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम लोग टेम्परेचर रेज करते हैं तो यहां से हम लोग उसको डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब इसको हम लोग वापस तोड़ सकते हैं Na2O प्लस CO2 में, K2O प्लस CO2 में, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अच्छा अगर हमें ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इनको मिला करके हमें सिर्फ कार्बोनेट बनाना है, तो उसके लिए हमें नॉर्मल ऑक्साइड चाहिए। जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2 माइनस, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Na2O बनाएगा। ये हम लोग कब कर रहे थे, जब हम लोग लिक्विड अमोनिया ले रहे थे तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बन रहे थे, तब वहां पे ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगी। अब आगे देखते हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बन रहे हैं, इनमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है।
ठीक है, इनमें कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं, जैसे CO2 के साथ बनाते हैं वैसे ही बन रहा है। अब एक बात और, हमारे पास जो एल्कली मेटल की अभी हमने बात किया था ना, इसकी एल्कली मेटल बात कर रहे थे बाइकार्बोनेट यानी LiHCO3। एक बात ध्यान रखना, LiHCO3, NaHCO3, KHCO3, Rb और CsHCO3 जितने भी इनके बाइकार्बोनेट्स हैं, इसमें सिर्फ लिथियम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। लिथियम जो होता है उसका बाइकार्बोनेट क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में। अरे Li से लिक्विड, Li से लिथियम, ट्रिक अच्छी लगी? तो मतलब कहने का है, जो भी हमारे पास लिथियम हाइड्रोकार्बोनेट है या फिर लिथियम बाइकार्बोनेट है, वो हमारे पास क्या होगा, लिक्विड, बाकी सबके सब सॉलिड्स। इतनी बात के लिए कोई भी डाउट नहीं है ना? चलो आगे देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और फॉर्म देखें, क्या ये जो हमारे पास BeO जो कार्बोनेट ये सब जो बना रहे हैं, ये सब भी हमारे पास क्या बना सकते हैं, बाइकार्बोनेट। अगर हम इसमें वाटर भी रिएक्ट करा दे तो हमको क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट। क्या मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट। यानी क्या मिलेगा हम लोग को, MgHCO3 का होल ट्वाइस। क्यों, HCO3 की वैलेंसी होती है 1 माइनस, तो 1 इधर 2 इधर। तो सबके बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, हैलाइड्स और हमारे पास क्या कहते हैं, नाइट्राइड्स, और हम लोग ने वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, हम लोग ने एयर के साथ रिएक्शन, हम लोग ने बहुत सारी रिएक्शन देख ली है। ठीक है, अब आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से लगाना, अच्छे से पढ़ना। ये सारी रिएक्शन मैंने मोस्टली सारी कवर किया है। अगर आप लोग को लगता है कि कोई भी किसी भी चीज से रिएक्ट अगर रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक डायगोनल रिलेशनशिप के साथ। बाय बाय। So hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग जैसे पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, चैप्टर 6 है हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। आज इसमें हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। भाई हमारे पास ये स्क्वायर है, ये ऐसे जो बीच से कट जा रहा, हम लोग इसको बोलते हैं डायगोनल। तो इस तरह जो डायगोनल रिलेशनशिप है, इसका मतलब इधर कोई एलिमेंट होगा और इधर कोई एलिमेंट होगा, इनके बीच में क्या हो रहा होगा, डायगोनल रिलेशनशिप होगा। तो वो कैसे, चलो जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग देख के तो समझिएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी लिथियम एंड मैग्नीशियम की। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली थोड़ा सा इसके फॉर्म समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे बीएससी में लिखने को आता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, तो हमें लिखना भी आना चाहिए। इन द सेकंड पीरियड, अरे जिसके दो शेल्स होते हैं, जैसे 2,6 वो सॉरी 2,4 दो शेल्स हो गए। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इस तरह। ठीक है, थर्ड, अरे 3 हो जाएंगे, सोडियम 2, 8, 1, एटॉमिक नंबर 11 है। The first element of the group has been found resemble यानी resemblance शो करेगा, सिमिलैरिटी शो करेगा with the second element of the third period। भाई सेकंड एलिमेंट है लेकिन वो थर्ड पीरियड का होगा। जैसे मैग्नीशियम Mg12 थर्ड पीरियड का कैसे, 2, 8, 2, 3 शेल्स में डिवाइड हो रहा है इसलिए 3 शेल्स, यानी थर्ड पीरियड का। This phenomenon is known as diagonal relationship because these elements are diagonally situated in periodic table। ठीक है, ये PT यानी periodic table। अब कैसे, ग्रुप 2 सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का। लिथियम देखो शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सब एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के हैं। तो देखो इसके साथ ये क्या शो करेंगे, रिसेम्बलेंस। मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिसेम्बलेंस ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। हार्डनेस की बात करेंगे तो दोनों की हार्डनेस क्या है, दोनों ही हार्ड मेटल्स हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, इससे पहले हम लोग ने देखा था ना एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, हम लोग नीचे पढ़ रहे थे, तो वहां पे देखो। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे भाई, कि लिथियम और ये मैग्नीशियम, इसको हम याद कैसे करेंगे। मैं थोड़ा सा एक ट्रिक के फॉर्म में याद करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी याद कर सकते हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अच्छा, तो मैं आगे सिर्फ इतना स्टार्ट करता हूँ कि मैं 3 लिख देता हूँ, बाकी मुझे 3 2 जा 6 इस तरह पूरा याद हो जाता है, और 3 में 1 जोड़ देते हैं 4, तो मुझे इस तरह याद हो जाता है। खैर आप लोग की अपनी अपनी ट्रिक है, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। तो 1.34, 1.36, 0.60 और 0.65 यानी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी बहुत सेम रहती है। अरे ये फर्स्ट लाइन में आता है तो ये फर्स्ट पीरियड का,
ये सेकंड लाइन में आता है, ये सेकंड पीरियड का तो 1.21 हो गया, इस तरह मैं याद कर लेता हूँ 1.34। अच्छा वो हाँ थर्ड पीरियड का है, वो उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 + 1 4, तो मैं इस तरह याद कर लेता हूँ। बाकी आप लोग भी इसको जैसे डायरेक्ट याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। अब पोलराइजिंग पावर, दोनों की पोलराइजिंग पावर क्या है, ऑलमोस्ट सेम। पोलराइजिंग पावर एनायन को अपनी तरफ खींचने की पावर, जैसे मेरे पास क्या है प्लस चार्ज, इसके पास ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ थोड़ा सा एनायन को क्या कर देता है, पोलराइज कर देता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। अच्छा हाइड्रोलिसिस, बोथ लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्लोली, मैंने पहले ही बताया था लिथियम अपना हाइड्रोक्साइड जो बनाता है बहुत रेयर बनाता है। हम लोग ने ऑल रिएक्शंस में देखा हुआ है, अगर आप लोग ने नहीं देखी तो 02 उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। अच्छा मैग्नीशियम भी स्लो करता है, नहीं मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, वो या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, या तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। इसलिए थोड़ा सा ये लोग स्लो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अरे Li+H+OH- वाटर की ब्रेकिंग, इसको क्या पसंद है, प्लस को माइनस, तो LiOH और वाटर। Mg2+ तो OH2-, 2- इधर हो गया। अब बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात करें, दोनों ही इनके हाइड्रोक्साइड क्या है, एज अ वीक बेस की तरह, एज अ वीक बेस की तरह, तो ये डीकंपोज इजीली हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था ना कि इनके कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डीकंपोज होते हैं, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे। लेकिन ये जो है बहुत ही इजी, मतलब ज्यादा, जैसे वो क्या थे 1000 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास था 1050 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये बहुत ही क्या कहते हैं 600 या फिर क्या कहते हैं 400 तक ये लोग क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे लिथियम। तो इनके बीच की एक और सिमिलरिटी थी, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे थे। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की बात करें, अरे ऑक्साइड तो सभी बना रहे ना भाई, एल्कली मेटल याद करो, जो हमारे पास लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, ये हमारे क्या थे, ये सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, सोडियम पर ऑक्साइड। लेकिन लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और मतलब नॉर्मल ऑक्साइड तो मैग्नीशियम भी बनाता है, इसीलिए एल्कली मेटल लिथियम फॉर्म ओनली लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स, अदर मेटल्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सिमिलर मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है। इस तरह कैसे, Li+O2- क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, Li2 और यहाँ पे Mg2+ हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, तो MgO, ठीक है। अच्छा अरे बिहेवियर ऑफ नाइट्राइट, दोनों ही नाइट्राइट बनाते हैं और दोनों ही सिमिलर टेम्परेचर पे नाइट्राइट बनाते हैं, इनको कोई भी हाई टेम्परेचर जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे लिथियम 3 नाइट्रोजन। नाइट्राइट की एक और पॉसिबिलिटी है, मतलब एक और प्रॉपर्टी है, क्या नाइट्राइट के साथ रिएक्शन सिर्फ लिथियम दे रहा है, बाकी कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं दे रहा था, याद आया, नाइट्राइट के साथ कोई भी रिएक्शन जो है नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ दे रहा था लिथियम। मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो लिथियम के साथ रिएक्शन जो है सिर्फ कौन दे रहा है, मतलब नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कौन दे रहा है, सिर्फ लिथियम, बाकी अदर रिएक्शन जो है नहीं दे रहे हैं। अगर इसी की जगह बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, देखो सभी रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब लिथियम अपनी प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप में हम लोग देख रहे हैं, तो शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो यहां तक आप लोग को समझ आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बिहेवियर ऑफ कार्बोनेट। अभी तो हम लोग ने कार्बोनेट इससे पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है, उसमें क्या था, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये क्या है हाईली स्टेबल है और सेम टेम्परेचर पे ब्रेक होते हैं, तो इनका कार्बोनेट इस तरह होता है, ठीक है। तो HCO3 ऑफ लिथियम मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन वाटर, HCO3 बाइकार्बोनेट, हैलाइड्स ऑफ लिथियम मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन अल्कोहल इन पायरिडीन। अब अल्कोहल और पायरिडीन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख देना अगर भूल जाते हो तो। और LiCl और MgCl2 आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, डेलिक्विसेंट यानी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ऐड कर रहे हैं, जिसमें क्या है दोनों अपनी स्टेट चेंज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के अकॉर्डिंग। इसमें स्टेट क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में रहता है, कुछ याद आ रहा है, इस तरह। अब जल्दी से बिहेवियर ऑफ फॉर्मेट्स भी देख लेते हैं। उसमें हम लोग को पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ अगर H लगा हुआ तो फॉर्मिक एसिड की तरह ट्रीट करता है, कॉमन नेम मिथेनोइक एसिड। अब वो फॉर्मिक एसिड है, उसको मैं ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स बनाने का एक और तरीका है, लिथियम और मैग्नीशियम है, उनके कुछ नहीं करना है, लिथियम फॉर्मेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉर्मेट। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, यहां से हम लोग को मिलेगा उसका कार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इतना बेसिक सिंपली रिएक्शन है। तो ये था इसका रिजेम्बलेंस लिथियम और मैग्नीशियम का।
आप लोग को देखो पूरे नोट्स हैं आप लोग के पास, इसको बस खाली अच्छे से एक बार देखना, समझने की कोशिश करना। जिन्होंने पिछली रिएक्शन की वीडियो देखी हुई है उन्हें इस डायगोनल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या मतलब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप लोग सिर्फ इसको एक बार रीड करना, अच्छे से पढ़ना और पहले नोट करते जाना। पहले एक काम करना, पहले पूरी वीडियो समझना, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कहीं से भी अगर मुझे अपनी पीएचडी जैसे क्या कहते हैं नेट का अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं पूरा को पूरा उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट करता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे समझना होता है बराबर, ठीक है। वरना ऐसे बहुत टाइम जाता है, आप लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो मेरी मान के इसको पहले देखना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे नोट डाउन करना। जैसे किया, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग वही पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं। चैप्टर 6 है। चैप्टर कौन सा है? एस ब्लॉक एलिमेंट यूनिट 3 है और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे मैं अभी बता देता हूँ, वो हम लोग पढ़ेंगे नोबल गैसेस। क्या पढ़ेंगे? नोबल गैसेस के बारे में, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें ना आपको पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बहुत से बच्चों ने ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड शायद इस नेम से सुना हो, एल्काइल और एराइल। एल्काइल लिथियम और एराइल लिथियम कंपाउंड्स, या फिर उसका दूसरा नेम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। अब ये है क्या, जिस बच्चे को नहीं पता एकदम सिंपल टर्म में समझेंगे। ये डेफिनेशन अभी ये सब हटाओ, ये सब एग्जाम में लिखने के लिए पहले समझना। लिथियम अगर अटैच है कार्बन से और वो चेन फॉर्म में है, एक स्ट्रेट चेन फॉर्म में आ रहा है या ब्रांच फॉर्म में आ रहा है, यानी मतलब कोई रिंग नहीं है, तो वो कहलाएगा एल्काइल लिथियम, ठीक। अच्छा, अगर वो लिथियम अटैच है किसी रिंग के साथ, इस तरह या फिर इस तरह या फिर इस तरह, वो अटैच है किसी रिंग के साथ, तो वो कहलाएगा एराइल। क्या कहलाएगा? एराइल लिथियम, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनो लिथियम मतलब ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो ऑर्गेनो जो कार्बन ग्रुप से अटैच हो और मेटेलिक, तो यहाँ पे लिथियम, तो इसलिए हम लोग ऑर्गेनो मेटेलिक ना बोल करके ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स कह रहे हैं, ठीक है। अब जो भी एल्कली मेटल्स में जो लिथियम है वो फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो करता है बाकी सारे अलग ऑर्गेनो कंपाउंड से, which are very much used in the synthesis of a number of organic compounds। अच्छा, इसका सिंथेसिस काफी पूछा जाता है, तो हम लोग वो भी देखेंगे, लेकिन इसमें ज्यादातर हमारे पास जो जीएमपी है, जीएमपी क्या है? जनरल मेथड प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक चलता है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म भी चलता है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास एल्काइल लिथियम, इसका मतलब, या फिर एराइल लिथियम, या फिर इसका मतलब ऑर्गेनो लिथियम बनेगा कैसे। ध्यान से समझना, अगर जीएमपी प्रिपरेशन की बात करें तो वो हमेशा होगा रिएक्ट प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट से बनेगा, प्रोडक्ट साइड में आएगा। अगर हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वही कंपाउंड बाकी अदर कंपाउंड के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है। देखो हम लोग जैसे नहीं पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, कैसे बनी है, तो वो प्रिपरेशन देख रहे हैं। और फिर हमारी बॉडी ऐसे एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कैसे करती है, तो वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज, हम ऑक्सीजन के साथ, बाहर के नाइट्रोजन के साथ, एसिड के साथ, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, थोड़ा सा मॉइस्चर, डस्ट के साथ रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, तो वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो बहुत बेसिक लेके चल रहे हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अब एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड हो गया कैसे? एल्काइल यानी आर ग्रुप, एराइल यानी बेंजीन ग्रुप, हैलाइड यानी एक्स, एल्काइल यानी एक्स। अब एक्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी होगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने देखा था ना, जो हमारे पास BeF है और BeCl2 है वो बहुत मुश्किल से बनता है, अरे इससे पहली वाली एस ब्लॉक की रिएक्शंस में। तो वैसे ही जो LiF है वो भी थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि दोनों के साइज क्या होते हैं कंपैरिजन में, वो थोड़े से, इस वजह से वो दोनों एक ही पीरियड के एलिमेंट है, तो इसी वजह से थोड़ा सा मोस्टली उतना ज्यादा फॉर्म नहीं कर पाते जो नॉर्मल रिएक्शंस जैसे देनी चाहिए। तो इतना बात खाली ध्यान रखना बस, क्योंकि वो उतना पार्ट हमारा है भी नहीं तो उसको हम देख भी नहीं रहे। ये हमारे पास है एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये है हमारे पास लिथियम। अब यहां से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज करना है। ये क्या है? RX, ठीक है।
अब एक Li इसको दे दो R को, एक Li X को दे दो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, एक Li R को, एक Li X को, एक Li R को, एक Li X को। अब हमें पता कैसे चला कि R Li बना? अरे हम लोग जनरल मेटल प्रिपरेशन पढ़ किसके रहे? एल्काइल लिथियम की, एराइल लिथियम की, तो यहाँ पे एल्काइल लिथियम बना दिया ना हमने, प्रिपरेशन है, हमने अपने आप। अच्छा हम बिना सोचे समझे हमने पहले लिख दिया RLi, तो बचा क्या होगा? XLi लिख दिया, यानी LiX लिख दिया। ठीक, और आगे देखते हैं। अगर एल्काइल की जगह उसमें चेन दे दिया C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। अब इथाइल ब्रोमाइड, एक Li उसको, एक Li उसको, तो इथाइल ब्रोमाइड था, ये क्या है? लिथियम इथाइल, यानी इथाइल लिथियम। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं आता? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं लिथियम इथेन, या फिर क्या कहते हैं हम लोग बोल सकते हैं मिथाइल लिथियम। ठीक, ये क्या है हमारे पास? लिथियम ब्रोमाइड। ये क्या है हमारे पास? अरे आपके पास C6H5 यानी बेंजीन की रिंग चल रही है, यानी फिनाइल की रिंग चल रही है। फिनाइल क्यों? क्योंकि उसमें से एक H निकल गया है, तभी तो C6H5 है, और उसकी जगह Br लग गया है। इसको बोलेंगे क्या हमारे पास? ब्रोमो फिनाइल, या फिनाइल ब्रोमाइड, या फिर ब्रोमो बेंजीन, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? लिथियम। अब ये फिनाइल है, जैसे ब्रोमो फिनाइल, या फिर फिनाइल ब्रोमाइड, या फिर ब्रोमो बेंजीन, वैसे यहाँ पे लिथियम फिनाइल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? लिथियम ब्रोमाइड। अब हमारे पास एक और है, हम लोग उससे बना सकते हैं, किससे? ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड। अरे यार कार्बन अटैच होगा मरकरी से, बस। अब का Hg की यहाँ पे वैलेंसी है 2, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी अगर हम लोग मान लेते हैं CH3 लेते हैं तो 2 हो जाएगा। अगर हम लोग ने R लिया तो उसका होल ट्वाइस हो जाएगा। C2H5 लिया, C3H7 लिया, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी लेंगे तो उसका होल ट्वाइस होता जाएगा, बस। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे करना है हमें सिर्फ और सिर्फ Hg को अलग कर दो, Hg को हटा दो। देखो Hg यहाँ से निकाल दिया, Hg यहाँ से निकाल दिया, क्या बचा? अरे यही यही तो बचा, एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, बस जोड़ दो, एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम, और Hg को हमने अलग कर दिया, हटाओ उसको। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स एल्काइल और एराइल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। ठीक है, इतनी बात की, कोई भी डाउट नहीं ना? आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक रिएजेंट लगेगा, वो रिएजेंट हमारे पास लगेगा C6H6 यानी बेंजीन के फॉर्म में। अब इसमें नंबर थर्ड में क्या कह रहा है? बाय मेटल हेलोजन एक्सचेंज इन ईथर। ईथर मतलब यहाँ पे हम लोग एज अ रिएजेंट लेंगे ड्राई ईथर के फॉर्म में। हम लोग ने वुड्स रिएक्शन पढ़ी है ना, उसमें क्या होता था? एक एल्काइल हैलाइड था, सोडियम था, तो यहाँ से सोडियम रिएक्ट करता था, और यहाँ से हम लोग को क्या मिलता था? आर आर मिल जाता था, और NaCl निकल जाता था। कुछ याद है? बस वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान देना, ये भी हमारे पास एल्काइल हैलाइड हो या एराइल हैलाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या है? इसको बोलते हैं BuLi। नहीं, ये है हमारे पास ब्यूटाइल। ब्यूटाइल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? BuLi। 1 2 3 4 और एक हो जाएगा Li, तो 1 2 3 4, इसको बोलते हैं ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह हो गए। अब यहाँ से Br को एक्सचेंज कर दो, Br को इसके साथ एक्सचेंज कर दो, Li को उधर दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? फिनाइल लिथियम, जैसे ऊपर था हमारे पास। तो फिनाइल लिथियम बनाने का एक और प्रिपरेशन मिला, यहाँ से भी बना सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है यार। अब यहाँ पे ध्यान दो, पहले एक वर्ड तुमने नहीं पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है विनाइल। विनाइल का मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड हमारे पास इस तरह शो करे। ठीक है, मतलब उसमें हमारे पास एक कार्बन हट के उसकी जगह कुछ और मेटल मतलब कुछ और कंपाउंड लगाओ, कुछ और एलिमेंट लगाओ। तो ये जो हमारे पास रिंग है बच्चों, इसको बोलते हैं पायरिडीन की रिंग। किसकी रिंग है? पायरिडीन की रिंग। तो ये हमारे पास क्या है? ब्रोमोपायरिडीन। क्या है? ब्रोमोपायरिडीन। अच्छा, पायरिडीन यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है। किसकी मदद से बनता है? Br2 की मदद से बनता है। वहां नहीं जा रहे हैं कि ये कैसे बना, लेकिन बस ध्यान रखना ब्रोमोपायरिडीन की मदद से भी हम बना सकते हैं। सिंपल, हमने वही लिया ब्यूटाइल लिथियम, ड्राई इथर ट्रांसफर करा है, तो एक इसको देना है, एक इसको देना है, तो बस देखो इंटर एक्सचेंज किया, बस बात करना, तो हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है ना यहाँ तक? बस इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ तक हमने बहुत सारी प्रिपरेशंस देख ली हैं। अब इन प्रिपरेशंस को एक बार आप माइंड में रखेंगे, एक बार समझेंगे, पढ़ेंगे, आप लोग को अपने आप याद हो जाएगी। अब हमको क्या देखना है? अब हम देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमारे पास उससे भी बनता है, जैसे हम लोग ने देखा था RMgX। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड था प्लस Mg था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर,
तो यहाँ पे क्या था, Mg इसके बीच में रिएक्ट करता था तो RMgX बनाता था। इससे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्मेशन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हैव बीन फाउंड टू बी मोर रिएक्टिव देन द वेल नोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसीलिए हम लोग उसको इससे ज्यादा रिएक्ट नहीं कराते हैं। These have extensively been used as alkylation और aerylation agent for both metals and non-metals के लिए। ठीक है, अब सम ऑफ द कुछ हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे जो लास्ट 3 इयर्स पेपर में अगर इससे जो रिएक्शन पूछी गई, मैंने ये वही रिएक्शंस लिया, उसके अलावा कोई रिएक्शंस नहीं लिए, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं कह रहा था कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करो। अब रिएक्शन ऑफ CO2, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी। CO2 ब्रेक कैसे होगा, इस तरह, इसी तरह ब्रेक होगा। अब यहाँ पे क्या है, Li है, RLi। अब मैंने क्या किया, RLi को मैंने CO2 साथ जब रिएक्ट कराया तो मुझे यहाँ से मिला LiOH और मुझे यहाँ से मिला क्या कहते हैं, RCOH। ध्यान रखना CO2 हमेशा किस में चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, हमेशा ही। CO2 अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया तो हमारे पास क्या बचा, LiO तो LiO। अब यहाँ पे बच्चे सोच रहे हैं कि यहाँ पे H और OH कहाँ से आए, यहाँ पे हम लोग प्लस वाटर भी लेते हैं, क्या करते हैं, प्लस वाटर भी लेते हैं, जिसकी वजह से वाटर ब्रेक होता है H प्लस OH माइनस में, तो यहाँ से Li और OH मिल जाएगा, और यहाँ से ध्यान दो RC डबल बॉन्ड O और H, तो इनको क्या मिल गया, RCOH। ये जो मैंने H2O मैंने यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप लोग को भी माइंड में रहे, एग्जाम में भी आपको H2O लिखा नहीं मिलेगा, आपको अंडरस्टूड समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद CO2 टू गिव COH। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिएक्शन विद मेटल हैलाइड, मेटल Na ले लिया, हैलाइड Cl ले लिया, लेकिन ये बहुत कॉमन है, तो हमारे पास RLi है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, हमने इसको ट्रीट कराया BeCl3 के साथ। बोरॉन, क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस, बोरॉन की 3 प्लस, तो BeCl3। ठीक है, मतलब BeCl3। और ऐसे हम लोग ने टिन ले लिया, SnCl4। तो यहां से इतना ध्यान रखना है, जितने हैलाइड हैं उतना उसके साथ रिएक्ट करा दो R के साथ, मतलब Li के साथ। जितने हैलाइड हैं उतना रिएक्ट करा दो हैलाइड के साथ, जितने हैलाइड हैं उतने रिएक्ट करा दो लिथियम के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया, R मतलब 3 Li है, 3 Li, 3 Cl थे, 3 Cl। जितने क्लोरीन है उतना रिएक्ट करा दो। अच्छा, ऐसे नहीं समझ पा रहे तो इसको ऐसे समझो और इजी कर देते हैं। इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, माइनस प्लस, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, माइनस प्लस, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती है, प्लस माइनस। तो प्लस को क्या पसंद है, माइनस, तो इस तरह देखो प्लस माइनस, बस ऐसे याद कर लो, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रेकिंग माइनस प्लस, माइनस प्लस, तो प्लस को क्या पसंद है, माइनस, माइनस को क्या पसंद है, प्लस, तो इस तरह बना दिया। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं ना, ठीक। और ये हमारे क्या है, मेटल हैलाइड्स। आगे ध्यान देते हैं, रिएक्शन विद हैलोजन, अरे यार Cl2F2Br2I2, तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एक हैलाइड इसको देना है, एक हैलाइड इसके साथ निकाल देना है, जैसे इससे पहले कर रहे थे। एक हैलाइड इसको दिया, एक हैलाइड इसके साथ निकाल दिया, एक हैलाइड इसको दी। ये R और क्या है, नहीं मूवी नहीं है, वो ट्रिपल R थी यार। तो यहाँ पे क्या है, R, यहाँ पे है एल्कीन CH3 मान लेते हैं और CH3, तो ये क्या बन रहा है, RR, यानी क्या बन रहा है, एल्कीन। इसका मतलब ये क्या बन रहा होगा, इथेन। ठीक है, आओ आगे ध्यान देते हैं। एल्काइल हैलाइड के साथ भाई हमारे पास हैलोजन था, तो अब एक हैलाइड इसको दो, एक ऐसे निकाल दो, देखो इस तरह जैसे ऊपर था हमारे पास। फिर यहाँ पे हीट के साथ है, अरे HCl है, यहाँ पे एसिड के साथ इसको हम रिएक्शन जैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे इसको सब लोग बच्चे नोट कर लेंगे, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे होगा रिएक्शन ऑफ एसिड्स, यानी एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा हम लोग वो देख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिए इसकी ब्रेकिंग कैसी होती है, प्लस माइनस, तो यहाँ पे LiCl और यहाँ पे देखो एल्केन की फिर से फॉर्मेशन कर दिया, यानी एल्केन की फॉर्मेशन के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह बन रहा है। अब रिएक्शन ऑफ हीट के फॉर्म में, यानी हीट कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड, जैसे हमारे पास क्या है CaCO3, इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, CaO प्लस CO2 फॉर्म में टूट जाएगा। इसका मतलब हीट इसने एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ कंपाउंड से ब्रेक कर देगा। तो कैसे, यहाँ पे ध्यान देते हैं, मेरे पास जैसे कोई ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, अब ये रिएक्ट कैसे करेगा, तो इसमें से इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, CH2 यहाँ पे है लिथियम और इसका H मैंने इस तरह लिख दिया, या फिर मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा, CH2 यहाँ पे मैंने लिख दिया लिथियम,
यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो दोनों कंपाउंड सेम है, तो मैंने यहाँ से क्या किया, LiH निकाल दिया, LiH निकल गया, बाकी बचा CH2, कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई तो डबल बॉन्ड आ गया, CH2 हो गया। समझ आया? अब कोई डाउट नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिएक्शन विद क्या है हमारे पास, सिल्वर नहीं, यहाँ पे सल्फर है। यहाँ पे क्या है, रिएक्शन विद सल्फर। यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विद सल्फर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देते हैं। अरे सल्फर कुछ नहीं करने, जैसे हमारे पास RMgX था, ये इसके बीच में आ रहा था, वैसे ही सल्फर इसके बीच में आएगा, तो क्या बन जाएगा, RSLi। ठीक है, अब इस RSLi को हम इसका करते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में वाटर होता है तो H+OH-। यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस, तो माइनस को क्या पसंद है, प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा RSH। इसको बोलते हैं थायोल। क्या बोलते हैं, थायोल। क्या बोलते हैं, थायोल। अगर ROH होता, एल्कोहल। अगर RSH है तो वो थायोल। ठीक है, अब बाकी क्या बचा हमारे पास, LiOH, तो प्लस LiOH निकल जाएगा। बस बहुत इजी था। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं मरकैप्टेंस। क्या बोलते हैं, मरकैप्टेंस। इतनी बार क्लियर है ना? चलो अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अरे यार बहुत इजी, सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनना। हम लोग पढ़ते क्या है, कार्बन लिथियम पढ़ते हैं ना। ठीक, इसको और लिथियम के साथ अटैच करा दो, इसको और कार्बन साथ करा दो, इसको और लिथियम साथ करा दो, इसको और कार्बन साथ करा दो, इसको और लिथियम। ये ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है। अब बनाएंगे कैसे, बेंजीन की रिंग बनाओ पहले इस तरह। कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, 3 कार्बन को हटा दो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे किया इस तरह मैंने किया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 3 कार्बन को हटा दिया, यहाँ से एक कार्बन ये हटा दिया, एक कार्बन ये हटा दिया, एक कार्बन ये हटा दिया। ठीक, मैंने इसकी जगह लिथियम लगा दिया, Li। ठीक है, अब उन्हीं लिथियम को किससे अटैच करा दो, कार्बन के साथ इस तरह। और उन कार्बन को किसके साथ अटैच कराओगे, लिथियम के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिथियम लगा दिया इस तरह और इस तरह। ये देखो ये वैसे ही है। ठीक है, तो बिल्कुल टफ नहीं है, एक बार ट्राई करना, अपने आप बन जाएगा। चलो आगे ध्यान देते हैं फटाक से। हमारे पास अब इसके स्ट्रक्चर, लिथियम एल्काइल आर पॉलीमेरिक। भाई बहुत ज्यादा है ना, तो पॉलीमेरिक एंड एग्जिस्ट एज टेट्रामेरिक यूनिट सच एज दिस CH3 Li4। इसका मतलब CH3 कितने हैं, 4 देखें, 1 2 3 4। अरे हाँ, Li भी कितने, 1 2 3 4, बस। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाली, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, पहली बात जो Li और C के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, Li और C की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.31 एंगस्ट्रॉम। यानी सभी की जो Li और C की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारे पास है 2.31 एंगस्ट्रॉम। और जो Li और Li की बॉन्ड लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास कितनी है, 2.68 एंगस्ट्रॉम। ये डेटा याद कर लेना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, इसको अपने मन से याद कर लेना। ठीक है, और द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व अ मिथाइल ग्रुप ब्रिजिंग 3 Li लिथियम एटम्स। ठीक है, और ये हमारे पास टेट्राहेड्रॉन बना रहा है। टेट्राहेड्रॉन कैसे, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो टेट्राहेड्रॉन बना कि नहीं बना, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, एक और देखा, ये देखो। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या बना रहे हैं, ये सब हमारे पास बना रहे हैं टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में। ये इस तरह देख सकते हो, तो बहुत सारे हैं इस तरह। तो ये सब क्या बना है, टेट्राहेड्रॉन फॉर्म में। कौन बना रहा है, ट्रिपल ब्रिज एटम्स बना रहे हैं, जिसमें से 3 लिथियम एटम और 3 कार्बन एटम क्या है, उसके शो हो रहे हैं। आगे ध्यान देते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एक आखिरी पॉइंट बचता है, वो हमारे पास है यूजेस, जो बहुत बार पूछा जाएगा। कन्वर्ट, इसको याद कर लो, ये भी याद, भाई यूज तो किसी के याद ही करने पड़ेंगे ना। कन्वर्टिंग एल्कीन्स एंड डाइईन्स टू इलास्टोमर्स एंड द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब सिंथेसिस हम लोग जैसे रोल नहीं था कि ये सिंथेसिस कंपाउंड में यूज होता है, तो अब ये इलास्टोमर, ये हमारे पास सिंथेसिस कंपाउंड, ये सब हमारे पास क्या है, पॉलीमर्स हैं। क्या है, पॉलीमर्स। तो जब आप पॉलीमर्स पढ़ोगे तो वहां पे भी आप लोग देखोगे कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है उसका बहुत ज्यादा रोल हो रहा है। तो एल्कीन यानी इस तरह, डाइईन्स जिसमें 2 ईन्स होते हैं जिस कंपाउंड में, जैसे ये इस तरह कंपाउंड। ठीक है, तो डाइईन्स टू इलास्टोमर की फॉर्मेशन करेंगे, और जो सिंथेटिक कंपाउंड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होते हैं। एग्जैक्टली, ये था हमारे पास पूरा का पूरा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। अब आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से लिख लेना, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem।
अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस चल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स लेके चल रहा है, यूनिट 3। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड्स। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने अगर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स अगर देखा होगा तो उनको ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड समझने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आई, लेकिन मैं मान के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। जो हमारा लिथियम है वो किससे अटैच होगा? कार्बन एटम से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड। आपके पास बेरिलियम है, अच्छा लिथियम की वैलेंसी थी +1, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक CH3 आ रहा था, यानी CH3Li, C2H5Li, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह यहाँ पे Li हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटाइल लिथियम, ब्यूटाइल लिथियम, तो BuLi भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब की बार यहाँ पे बेरिलियम है, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो इसका मतलब अब की बार हम लोग लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस बेरिलियम। इसका मतलब अगर हम इस तरह बनाते हैं तो इसका यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा और यहाँ पे बेरिलियम। ये सब जो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि इस तरह पूछा जा सकता है। अब ब्यूटाइल है तो ब्यूटाइल का होल ट्वाइस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेरिलियम, इस तरह, ठीक है। अब ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, बेरिलियम फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड विद मेटल कार्बन MC, मतलब वाला बॉन्ड नहीं, ठीक है, वो CM बॉन्ड कर देना, ठीक है, वो ज्यादा सही रहेगा। अब इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं। अच्छा, प्रिपरेशन या तो बाय एल्काइल लिथियम से बनेगा या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसका मतलब RMgBr, या तो इसका मतलब CH3MgBr, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एल्काइल लिथियम, एल्काइल CH3 लिथियम Li, या फिर RLi, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लेंगे बेरिलियम क्लोराइड, ये अंडरस्टूड, इसको ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्सचेंज करना है। क्या करेंगे? सिर्फ एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे देखो कैसे ब्रेकिंग होगी, प्लस माइनस, यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग होगी, माइनस प्लस, प्लस को क्या पसंद है माइनस, तो Li किसके पास जाएगा? Cl के पास। देखो Li किसके पास गया? Cl के पास। बेरिलियम के पास था प्लस चार्ज, R के पास था माइनस चार्ज, तो ये किस पे आएगा? इस पे, तो इस तरह बन गया। अंडरस्टूड? समझ आया सभी को? ठीक है। अब बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो इसीलिए मुझे एल्काइल जो थे यहाँ पे 2 चाहिए थे, इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर हम लोग CH3 लेते तो यहाँ पे बनता है CH3 का होल ट्वाइस और बेरिलियम। बाकी कैसे ब्रेकिंग होगी? प्लस माइनस RMgX, RMgX की ब्रेकिंग कैसे होती है? R माइनस MgX पॉजिटिव, तो यहाँ पे इसकी ब्रेकिंग होगी माइनस, इसकी पॉजिटिव, तो MgX किसके पास जाएगा? Cl के पास। तो इस तरह मैग्नीशियम वैलेंसी होती है 2+, तो एक हैलोजन ये, एक हैलोजन ये। अब यहाँ पे कुछ भी Cl ले सकते थे, तो क्या बन जाता? MgCl2 बन जाता यहाँ पर। समझ आए सभी को? ठीक है। और यहाँ से R2 भी बन जाता, यानी किसकी फॉर्मेशन हो रही है? ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड हम लोग ने वहां पे भी देखा था, कहां पे था? ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड में। वो हमारे पास क्या था? Hg के फॉर्म में मर्क्यूरी थी, और बाकी यहाँ पे हम लोग के पास चल रहा था, कोई भी कंपाउंड चल रहा था, ऑर्गेनो यानी कंपाउंड, कार्बन की चेन चल रही थी। वैसे यहाँ पे ध्यान दो, अब Hg या तो मैं Me2 लिख दूं, अरे क्योंकि Hg की भी वैलेंसी होती है 2+, ठीक है। तो अब बताओ हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, तो उसके लिए हमको मिथाइल ग्रुप चाहिए, बेरिलियम चाहिए, तो हम लोग Me2B लिख सकते हैं, मिथाइल CH3 का होल ट्वाइस और बेरिलियम, ये यही चीज है। और बचा हुआ Hg अलग हो गया। अब ये थोड़ा सा लो टेम्परेचर पे होती है 110, लेकिन ये थोड़ा सा लो लिथियम के कंपैरिजन में हाई है। लिथियम का जो होता है वो ऑलमोस्ट लगभग लगभग होता है, क्या कहते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस बहुत ही ज्यादा लो होता है, और यहाँ पे +110 डिग्री सेल्सियस तो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। ये थी हमारी प्रिपरेशन किसकी? ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड रिएक्ट कैसे करता है। तो ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड, मिथाइल बेरिलियम कंपाउंड, कुछ भी लिख लेंगे, इज अ वाइट पॉलीमरिक सॉलिड। अदर एल्काइल ऑफ बेरिलियम आर यूजुअली डायमेरिक। पॉलीमेरिक सॉलिड्स का मतलब वो पॉलीमर चेन बना रहे, और डायमेरिक का मतलब जैसे मेरे पास एक हाइड्रोजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये, फिर मैंने एक ऑक्सीजन किया, फिर मैंने एक हाइड्रोजन किया, ये देखो डायमर बना रहे हैं। लेकिन पॉलीमेरिक का मतलब वो पूरा एक चेन फॉर्म में पूरा इस तरह चलेंगे, ठीक है। बल्कि ग्रुप्स मेक द ब्रिजिंग अनस्टेबल एंड द कंपाउंड्स आर मोनोमेरिक।
लेकिन जो बल्की ग्रुप्स होते हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे मान लेते हैं बल्की ग्रुप का मतलब एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, एक CH3 ये लगा हुआ है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। देखो हम अगर इसको ओपन कर देंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये पूरा पूरा बहुत ज्यादा ये बल्की ग्रुप हो जाएगा, यानी चारों तरफ से बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। तो बल्की ग्रुप जो होते हैं वो मोनोमर बनाते हैं इस तरह। यहाँ पे बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है ना, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, तो देखो ये एक चेन बना रहा है, मोनोमर बना रहा है, ये अलग है और ये वाला कंपाउंड अलग है। तो इस तरह कुछ समझ आ रहा होगा शायद, आई हो। एग्जाम्पल द स्टेरिक हिंड्रेंस डाई टर्शरी बेरिलियम, अभी बताएंगे डाई टर्शरी। अच्छा, डाई टर्शरी कैसे बनता है, यहाँ पे इस तरह, इस तरह। तो देखो 1 2 3 4, 4 हो गए ना, तो टर्शरी हो गया। या फिर हम इसको, अब एक बात बताओ, हम इसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका नॉर्मल IUPAC नेम, तो यहाँ पे क्या था, 2 पे क्या था, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन था। लेकिन इसका कॉमन नेम करेंगे तो क्या था, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा, टर्शरी 4 कार्बन और ब्यूटाइल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे डाई टर्शरी ब्यूटाइल कह रहा है, ये बेरिलियम, ये कार्बन, इसके साथ ये हो गए 1 2 3, तो देखो टर्शरी, ये देखो टर्शरी, तो डाई टर्शरी बेरिलियम, बस इज अ मोनोमर अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड रिएक्ट विद एल्कोहल एंड फॉर्म एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड हमारे पास RO-, इथॉक्साइड, प्रोपोक्साइड, फिनोक्साइड। ये देखो ये क्या होता है, फिनोक्साइड। अगर एल्काइल की चेन है तो एल्कोक्साइड, मिथॉक्साइड, CH3O-। अब इसके साथ मैं BE अटैच कर दूं, लेकिन ये इसका होल ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि उसकी वैलेंसी 2+। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेरिलियम एल्कोक्साइड। कैसे, बेरिलियम कंपाउंड एल्कोहल, तो यहाँ से R, यहाँ से क्या होगा, O चाहिए हमें, O चाहिए, R चाहिए, R चाहिए, क्योंकि मिथाइल मिथाइल CH3O-, इसका हमने होल ट्वाइस कर दिया, बेरिलियम बन गया। देखो क्या निकल गया हमारे पास, क्या क्या बच गया हमारे पास, एक R निकल गया, H बच गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R और H क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, बस सिंपल। इसको ऐसे कर सकते हो, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, प्लस कहाँ जाएगा माइनस के पास, माइनस कहाँ जाएगा प्लस के पास, बस सिंपल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RO बेरिलियम OR। ठीक है, आओ आगे ध्यान देते हैं, क्योंकि बेरिलियम को बीच में रखना ही पड़ेगा ना, सेंट्रल मेटल एटम, बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2+, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा। आज स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल ऑफ एयर, ठीक है। ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड आर इमीडिएटली एंड एक्सप्लोजिव हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। अरे फ्लेमेबल है यानी वाटर में भी ऑक्सीजन होती है और हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, तो वो क्या होगा, एज अ एक्सप्लोजिव नेचर शो करेगा। देखो वाटर सारी ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और एल्केन की फॉर्मेशन करेगा। हमको पता चल गया ना इसकी ब्रेकिंग कैसे होगी, प्लस माइनस बेरिलियम प्लस, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और RH एल्केन। ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड या मिथाइल बेरिलियम कंपाउंड रिएक्टेड विद इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन, ये होता है इथाइलिन, एक बॉन्ड हटाया, ऑक्सीजन लगा दिया, इथाइलिन ऑक्साइड। ओपन इथाइलिन ऑक्साइड में इस चेन को क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अरे ओपन कर दो भाई, कर दो, ओपन कर दो। ये एक माइनस पे आएगा और एक प्लस पे आएगा, यहाँ पे प्लस, ये रहा माइनस। अब ये लेकिन कंपाउंड क्या होता है, पूरा अटैच हो जाता है। तो मिथाइल बेरिलियम, मिथाइल बेरिलियम, ऑक्सीजन के पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो ऑक्सीजन इसके साथ अटैच होगा इस तरह, बाकी CH2 CH2, बाकी CH2 CH2, लेकिन एक मिथाइल इधर चला जाएगा CH3 के साथ, ठीक है, और ये बन जाएगा होल 4। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इतना ज्यादा हमें इसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रिपरेशन देखनी है कि इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कैसे ट्रीट करेगा। अब मिथाइल बेरिलियम है, रिएक्ट विद टर्शरी ब्यूटाइल परऑक्साइड। टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह, इस तरह, पर ऑक्साइड तो 2 ऑक्सीजन होंगे ना, जैसे H2 और O2, इसी तरह तो बनता है पर ऑक्साइड, तो वैसे ही बनेगा टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड। तो देखो टर्शरी ब्यूटाइल एक ऑक्सीजन, टर्शरी ब्यूटाइल पर ऑक्साइड हो गया, बहुत सिंपल था यार। अब इसके साथ बेरिलियम ऐड करेगा तो यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरह, इस तरह बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, मिथाइल बेरिलियम O ब्यूटाइल टर्शरी ब्यूटाइल का होल 4। बस खाली इसके नेम को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये बस इसके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स, क्योंकि 4 हैं, हम एक बना रखा है, फिर हमें 2 ऐसे बनाने पड़ेंगे, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो उससे अच्छा है शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, CH3 मिथाइल बेरिलियम
ऑक्सीजन, यहाँ पे आएगा टर्शरी ब्यूटाइल इस तरह, और इसी का क्या रहेगा, होल 4 रहेगा। बस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। तो ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड आर पॉलीमेरिक इन नेचर, हमने अभी देखा। द लोअर मेंबर डाई मिथाइल बेरिलियम, लोअर मेंबर का मतलब है जो होमोलोगस सीरीज होती है, लोअर होमोलोगस सीरीज जैसे CH3 C2H5 इस तरह चलती हैं। आर डाई इथाइल बेरिलियम आर पॉलीमेरिक है, जो लोअर रहेगी, और जो हायर रहेगी लाइक टर्शरी ब्यूटाइल यानी जिसमें कार्बन एटम बहुत ज्यादा है वो रहेंगे मोनोमर। ठीक है, तो ये हमारा देखो डाई मिथाइल बेरिलियम बनाना कैसे, पहले यहाँ पे देखेंगे ऐसे 1 2 3 कितने आ रहे हैं, 1 और 2 सेंटर, 1 2 3। ठीक, अब उन दोनों कॉर्नर पे हमें लगा देना है मिथाइल, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, ऐसे ऐसे, एक मिथाइल यहाँ पे, एक मिथाइल यहाँ पे, और यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, और यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, फिर यहाँ पे एक बेरिलियम चलेगा, फिर यहाँ पे एक मिथाइल चलेगा। देखो बस, और फिर क्या करना है, इस तरह पूरा करना है, और फिर उल्टा कर देना है, बस इस तरह, समझ गए। ठीक है, उनका जो एंगल है वो इस तरह, वो हमारे पास रहेगा 66 डिग्री सेल्सियस, और जो बेरिलियम का वो रहेगा 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब 114 डिग्री सेल्सियस नहीं यार। ठीक है, अब टर्शरी ब्यूटाइल देखो मैंने आप लोग को बताया इस तरह, और बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। अब ये मोनोमर बना रहा है, एक ये यूनिट अलग है, एक ये यूनिट अलग है, तो ये मोनोमेरिक फॉर्म कर रहा है। तो ये था हमारा पूरा पूरा ऑर्गेनो बेरिलियम कंपाउंड। इसको अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से एग्जाम में लिख के आना, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज मी प्रत्युष एंड दिस इज आवर अमेजिंग चैनल क्रैकिंग बीएससी केम। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे हम लोग पूरा सिलेबस लेकर चल रहे हैं। अब ये हमारे पास ये आखिरी टॉपिक है एस ब्लॉक का। अगर आप लोग ने बाकी वीडियोस को नहीं देखी तो जल्दी जाओ देख के। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, अरे यार कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो मेनली सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो डी ब्लॉक्स में है। अच्छा, डी ब्लॉक्स में है या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो ट्रांजिशन मेटल्स की ही ज्यादातर बात करता है। ठीक है, यहां तक हमको पता चल गया। लेकिन एस ब्लॉक कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं, वो कितने स्टेबल हैं, कैसे हैं, उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन रहा है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है वो मेटल और लिगेंड्स को लेके बनता है। या तो लिगेंड 4 होंगे या तो मेटल और लिगेंड 6 होंगे। इस तरह 4 होंगे तो इस तरह बनेगा, लिगेंड लिगेंड इस तरह पूरा स्क्वायर बनाएगा। और अगर मेरे पास 6 होंगे तो वो इस तरह बनाएगा, जैसे ही मेटल है एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक इस तरह एक इस तरह एक इस तरह, बाकी सब पे क्या होंगे, लिगेंड्स क्या होंगे, इस तरह अटैच होंगे। तो इस तरह पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ तो पता चल गया। लेकिन जो मेटल है उसके पास है प्लस चार्ज, ठीक है, जो लिगेंड है उसके पास है लोन पेयर, तो अपने इस तरह डोनेट करता है। तो कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई। लेकिन ये सब आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ना चाहिए, हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं और बात करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हैव अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इट इज सराउंडेड बाय अदर आयन और मॉलिक्यूल कॉल्ड लिगेंड्स। ठीक है, जो मैं अभी आप लोग को बता रहा था वो चारों तरफ लिगेंड से क्या है, सराउंडेड है, बीच में मेटल है। लिगेंड्स आर बॉन्डेड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल और मेटल आयन, मेटल या फिर Na+ कह लेते हैं। अब एस ब्लॉक की बात करें तो हम एस ब्लॉक लेके चल रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है एल्कली मेटल की, ध्यान रखना वो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो एटॉमिक साइज है उसकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कॉम्प्लेक्स, इतना ध्यान रखना। इसका मतलब ऊपर से नीचे आते हैं वो साइज बड़ा होना चाहिए सीजियम का। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें कौन हो जाएगा, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम। एल्कली मेटल हैव लो टेंडेंसी होती है। क्यों लो टेंडेंसी होती है, क्योंकि इनके पास एक ही चार्ज होता है बस। हैव लो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक ही के साथ बना करके, जैसे Na+ है वो एक ही के साथ बना के स्टेबल हो गया। अब वो कहाँ Na+ जो है इतने सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ फॉर्मेशन करेगा, वो कहाँ तक वो बनाएगा। तो इसी वजह से वो क्या होता है, लो टेंडेंसी होती है। ड्यू टू लो चार्ज ऑन देयर आयंस, देयर टेंडेंसी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। They cannot accommodate electron of ligands due to absence of d orbitals. वह उनके पास d orbitals नहीं होते तो absence रहती है। Hence, alkali metals form few complex which are mostly called chelates. Chelates नहीं, chelates. चीलेट्स जो एज अ रिंग की फॉर्मेशन करेंगे, जो एज अ रिंग की फॉर्मेशन करेंगे। अब रिंग की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी ईथर की मदद से। ईथर क्या होता है,
ROR, CH3OCH3। तो यहाँ पे रहेगा ईथर की मदद से। अभी कैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, एल्कली मेटल डू नॉट फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद आयंस एंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इतनी बात ये सब क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी देखते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हम लोग थोड़ा सा दोनों मैचअप लेके चलेंगे। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बिकॉज ओनली इन द केस ऑफ बेरिलियम देयर इज सफिशिएंट चार्ज डेंसिटी एंड अ स्मॉल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। मतलब बाकी सब में जितनी एल्कली मेटल्स हैं वो एक्सेप्ट बेरिलियम फॉर्म करते हैं अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, लेकिन जो बेरिलियम है वो अकेला एक ऐसा, उसके ऊपर जो सफिशिएंट चार्ज है जो 2+ है, वो अकेला ऐसा है जो स्मॉल चार्ज डेंसिटी से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। जैसे एग्जांपल हमारा BeF4, अरे मेटल L4, यहाँ पे क्या है बेरिलियम, अरे H2O है, तो यहाँ पे H2O कितने लिगेंड्स मैंने कहे थे, 4 हो सकते हैं या तो 6 हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, जिन्होंने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा देखा होगा तो उनको ये चीज समझ आ रही होगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, ठीक है। अब लेकिन अगर हम लोग H ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हम लोग मेनली जो हम बात कर रहे हैं वो एल्कली मेटल्स को देखेंगे, वो कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे तो वो कहलाएंगे या तो क्राउन ईथर, सुनना ध्यान से, क्राउन ईथर नेम रखा हुआ है, जैसे तुम्हारा नेम है, मेरा नेम है, कोचिंग का नेम है, जैसे यूट्यूब का एक अपना यूट्यूब नेम है, वैसे इसका भी एक नेम रख दिया क्राउन ईथर। और इसी का दूसरा नेम है पॉलीसाइक्लिक ईथर, पॉलीएक्राइलिक ईथर भी रख सकते हैं, मोनोएक्राइलिक ईथर भी है, ठीक है। अ न्यू टाइप ऑफ लिगेंड कॉल्ड मोनोएक्राइलिक ईथर और क्राउन ईथर या फिर पॉलीएक्राइलिक ईथर भी होगा, ठीक है। अब बनेगा कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो देखो पहले बनाना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे देखते जाना। पहले क्या करना है, पहले मुझे इस तरह पूरा 6 बना लेना है, मैंने बना लिया, ठीक है। जैसे मैं इसको हटा देता हूँ, मैं आपको सिखाता हूँ पूरा पूरा एकदम अच्छे से कि कैसे हम पूरा बराबर बना सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको पूरा इस तरह मैंने 6 बना लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से हटाए, 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 मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, ऑक्सीजन 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 लगा दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इन लाइंस को हटा दिया इस तरह। अब मुझे अटैच करना है CH2 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 डैश CH2, कार्बन की एक एक वैलेंसी कम है तो वो एक एक अटैच है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा CH2 वो एक एक अटैच रहेगा इस तरह। अब बताओ मैं CH2 को इस तरह भी लिख सकता हूँ ना, इस तरह, तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन की एक वैलेंसी इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, एक वैलेंसी इसका मतलब 2 हाइड्रोजन, तो इसको मैं इस तरह अटैच कर सकता हूँ, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह और इस तरह। देखो ये पूरा वैसे ही बन गया, बस ऐसे ही है, बहुत ईजी है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, 18 क्राउन 6 कैसे नेमिंग करेंगे, वो इस तरह करेंगे। देखो पहले सबको काउंट कर लो। अच्छी बात बताओ, हमने जब इस तरह बनाया था, इस तरह 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना, इसका मतलब 6 ऑक्सीजन एटम हो गए, 6 ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा है। अब 18 क्या है, पहले देखो CH2 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 6 ऑक्सीजन 18, इसका मतलब 18 क्राउन 6, 18 पूरा और 6 ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे क्या है, अरे कुछ नहीं है यार, ये जो स्ट्रक्चर है इसी स्ट्रक्चर को ऐसे ही रख दिया और दोनों साइड बेंजीन रिंग लगा दी, बस। अब हमें तो नेमिंग क्या करनी है, हमें तो नेमिंग पूरी करनी, तो बेंजीन कितनी है 2, तो डाई बेंजो, बाकी तो 18 क्राउन 6 ऐसे ही है, एक और कंपाउंड मिल गया, समझ आया अच्छे से। तो ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन पास आओ पहले, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं लोन पेयर्स, कैसे, ऑक्सीजन हम लोग को रूल तो पता है ना, 4, यानी कितना हमारे पास है, जितने लोन पेयर उतने ही बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे बीच में अगर मान लेते हैं हम सोडियम एटम रखते हैं तो इस तरह है, ये इस तरह डोनेट होगा भाई साहब, ये रहा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये रही शेयरिंग, और बीच में क्या है हमारे पास आयन, कौन सा, एल्कली मेटल, कौन, सोडियम। अब समझ आया, चलो आगे देखते हैं। अब अगर इसी जगह मैं सीरीज में अगर नीचे ले लूं, मान लेते हैं मैंने रुबीडियम ले लिया, कैसे, तो सॉल्ट नेम अगर मेरे पास चल रहा है डाइबेंजो 18 क्राउन 6, तो पॉली जो ईथर है लिगेंड, पॉली ईथर है ना, देखो पॉली लिगेंड है कि नहीं, ROR कार्बन O कार्बन, कार्बन O
carbon have a special property of forming complex with alkali metal salts. The alkali metal ion which exactly fit in the hole in the polyethyl ligands form more stable complex. अगर कोई एक आयन आ जाता है तो वो एक बहुत ही ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स शो करता है। जैसे मैंने यहाँ पे रुबीडियम लगा रखा है, देखो सबके लोन पेयर्स मैंने दिखा रखे हुए, ठीक है। तो वही उस तरह है, वो अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या कर रहा है, रुबीडियम को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अब समझ आया अच्छे से? तो ये था हमारा पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा और आप लोग को स्ट्रक्चर भी बताया पता चला होगा कि कैसे बनाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों का काम इतना है कि इसको अच्छे से नोट करना, अच्छे से लिखना और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना। इज दैट क्लियर? तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नोबल गैस वाले चैप्टर के साथ। बाय बाय।